हम क्या जाने, जाना है कहाँ, ये हम क्या जाने, ये जाना है कहाँ। हेलो एवरीवन, कैसे सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग सेफ होंगे। एंड आज हम पढ़ रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जो कि है रिप्रोडक्शन। अब इंपॉर्टेंट है तो है, ठीक है। आज हम लोग इस चैप्टर के अंदर बहुत सारी चीज़ें पढ़ रहे होंगे। आपका यार ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उसके बाद में वेजिटेटिव प्रोपगेशन, फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, उसके बाद में फिर हम लोग पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स। तो बेसिकली ये एक क्विक प्री बोर्ड वाली सीरीज़ है, क्विक रिविजन सीरीज, जिसके अंदर हम लोग काफ़ी कम समय में पूरे चैप्टर को जो है वो कवर कर रहे हैं। लेकिन इसके बाद में आपको अपनी एनसीईआरटी पढ़नी है, मतलब पढ़नी है। भले ही आपको इस लेक्चर से कितना भी कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए, आपको सब कुछ समझ में आ जाए, बट फिर भी एनसीईआरटी पढ़नी है, मतलब पढ़नी है। क्योंकि अगर एक बार एनसीईआरटी पढ़ने की आदत छूट गई तो आसानी से नहीं लगती है। वाई बारी है, ग्रेट, अमेजिंग। अच्छा, तो बिना देरी के यार स्टार्ट करते हैं। What is reproduction? It is a biological process in which new organisms are produced from existing organisms. मान लो कि ये एक पपी है, ये एक डॉग है, ये दूसरा डॉग है, ठीक है। तो जब यहाँ पर बेसिकली रिप्रोडक्शन होता है, यानी कि जब यहाँ पर बेसिकली ऐसी प्रोसेस होती है जिसके थ्रू एक नया ऑर्गेनिज्म जो है वो एक उस प्रोसेस का आउटपुट होता है, ऐसी प्रोसेस को हम कह रहे होते हैं रिप्रोडक्शन। सो इट्स अ बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच न्यू ऑर्गेनिजम्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिजम्स। जैसे कि मान लेते हैं कि एक मेल डॉग है, एक फीमेल डॉग है, ठीक है। इनको एक बहुत ही प्यारा सा पपी हुआ, ठीक है। हमें अच्छा लगता है छोटे छोटे जो पपीज होते हैं, ग्रेट। तो वो किस चीज़ का रिजल्ट है? वो बेसिकली इस प्रोसेस का रिजल्ट है। वाई बारी, ग्रेट, अमेजिंग। अब एक ऑफकोर्स हमें पता है यार कि इंसान का बच्चा इंसान होता है। अगर मैं बात करता हूँ एक डॉग का बच्चा एक डॉग होता है। वाई बारी है, अरे क्या बात है। अच्छा, अब हम बात करने वाले यार कि रिप्रोडक्शन के अंदर हम पढ़ रहे होंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। पहले हम लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बातें करेंगे, और मैंने इसको ऑलरेडी डिटेल में करवा रखा है, लेकिन आज भी मैं आपको एक ब्रीफ आइडिया दे दूंगा जिससे कि आपको चीज़ें एटलीस्ट कॉन्सेप्ट जो है वो समझ में आ जाए कि हाँ यार क्या है इसके अंदर। क्योंकि आपको पता है ये एक क्विक सीरीज़ है और एक आपकी रिवीजन सीरीज़ है फॉर योर प्री बोर्ड्स। वाई बारी है, ग्रेट। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इज द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन विच इन्वॉल्व्स ओनली अ सिंगल पेरेंट। ऐसा मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जिसमें सिर्फ एक पेरेंट, सिर्फ एक सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है, उसे हम कह रहे होते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वाई बारी है, ग्रेट। अब बेसिकली यार सीधी सी बात है, काफ़ी लॉजिकल बात है कि जब इसमें सिर्फ एक ही पेरेंट इन्वॉल्व है, ठीक है, तो सबसे पहले तो इट विल कंज्यूम लेस टाइम, ठीक है, इट कंज्यूम्स लेस टाइम, और दूसरा है लेस एनर्जी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक ही पेरेंट इन्वॉल्व है। इस पेरेंट को किसी और पेरेंट पर, यानी कि किसी दूसरे पेरेंट पर इन्वॉल्व, आई मीन क्या बोलते हैं उसको, क्या होता है वो, डिपेंडेंट रहने की जरूरत नहीं है। वाई बारी है, ग्रेट, ठीक है। सो इट कंज्यूम्स लेस एनर्जी एंड टाइम, ओके। इट इन्वॉल्व्स लेस वेरिएशन विच डज नॉट लीड टू एवोल्यूशन। यार ये एक पॉइंट समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब इस मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के अंदर सिर्फ एक पेरेंट है, तो आप सोचो कि जब इसकी नेक्स्ट जनरेशन आएगी, इसकी नेक्स्ट जनरेशन आएगी, तो ज़्यादा कुछ वेरिएशन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इस एक ही पेरेंट से नया इंडिविजुअल जो है वो बनते जा रहा है, नया इंडिविजुअल जो है वो आते जा रहा है, ठीक है। जब एक ही पेरेंट इन्वॉल्व है तो ज़्यादा कुछ वेरिएशन नहीं आएगा। लेकिन सोच लो, मान लो कि दो पेरेंट्स इन्वॉल्व है, ये पेरेंट ए है और ये पेरेंट बी है, ठीक है। अब इन दोनों का जो लेट अस से कि इन दोनों, एक मेल पेरेंट एक फीमेल पेरेंट, तो यहाँ पर हमारा जो मैं कह सकता हूँ कि जो ऑफस्प्रिंग होगा, ठीक है, उसके अंदर यार वेरिएशन होगा। क्यों? जो रिजल्ट होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, उसके अंदर वेरिएशन होगा। क्यों? क्योंकि इस केस में यार दो पेरेंट्स इन्वॉल्व है, तो जो यहाँ पर चेंजेस आएंगे, वेरिएशन आएंगे, वो होंगे, ठीक है, वो होंगे। क्यों? ज़्यादा होंगे एज कंपेयर टू ए सेक्शुअल, क्योंकि यहाँ पे यार दो पेरेंट्स इन्वॉल्व है। ए सेक्शुअल के केस में यार सिर्फ एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है, जिस केस में क्या होता है कि ज़्यादा वेरिएशन नहीं आ पाते। आपको पता है कि अगर आपके पास में सिर्फ सामने लेट अस से कि आपके पास में या तो रोटी खाने का ऑप्शन है या तो दाल खाने का ऑप्शन है, या तो आप रोटी खा सकते हो या फिर आप दाल खा सकते हो, ठीक है। तो आपके पास ज़्यादा ऑप्शन नहीं। सिमिलरली यार जब एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है तो ज़्यादा वेरिएशन के चांसेस है ही नहीं, क्योंकि वो पेरेंट ही एक है। वाई बारी है, ग्रेट, अमेजिंग। और अगर इसको और डिटेल में समझना हो तो मैंने ऑलरेडी समझा रखा है, लेकिन हाँ इतना समझ लिया अगर हमने, तो हमें एटलीस्ट कॉन्सेप्ट के बारे में पता चल गया कि हाँ इसके अंदर वेरिएशन कम होता है। क्यों? क्योंकि अब सोचो यार, जब वेरिएशन कम है, जब चेंजेस कम आते जा रहे हैं, वेरिएशन कम आते जा रहे हैं, तो एवोल्यूशन भी नहीं होगा, है ना। इट डज नॉट लीड टू एवोल्यूशन। लेकिन अगर चेंजेस आ रहे हैं, वेरिएशन आ रहे हैं, तो क्या होगा? एवोल्यूशन होगा। हमें पता है ना, स्पीशीज़ का एवोल्यूशन होते रहता है। ऐसा नहीं है कि 1-2-3 साल में होगा, लेकिन एक बहुत ही लॉन्ग प्रोसेस है, लेकिन होता है। क्यों? वेरिएशन के कारण। लेकिन यहाँ पर जब वेरिएशन ही कम है, जब यहाँ पर वेरिएशन ही कम है, कारण क्या है? एक पेरेंट का इन्वॉल्व होना सिर्फ, तो उस केस में क्या होता है ना कि इट डज नॉट लीड टू एवोल्यूशन। आगे समझते हैं। अब हम बात करने वाले हैं कि हम लोग ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर भी क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग पढ़ रहे होते हैं फिजन, जिसके अंदर हम पढ़ते हैं एक तो बाइनरी फिजन और दूसरा है मल्टीपल फिजन। वाई बारी है,
पढ़ लेते हैं, बड़ा ही आसान है। फॉर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स सेल डिवीजन और फिजन लीड्स टू द क्रिएशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल्स। इसमें कुछ रॉकेट साइंस नहीं था। मैनी डिफरेंट पैटर्न्स ऑफ फिजन हैव बीन ऑब्जर्व्ड। मैनी बैक्टीरिया एंड प्रोटोजोआ सिंपली स्प्लिट इनटू 2 इक्वल हाफ्स ड्यूरिंग सेल डिवीजन। जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं, क्लियरली विजिबल है क्या हो रहा है कि यहाँ पर हमारा एक सेल है जो कि यहाँ पर 2 में डिवाइड हो रहा है, ठीक है, जो कि यहाँ पर धीरे 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 2 में डिवाइड हो रहा है। पहले क्या हो रहा है, पहले यहाँ पर न्यूक्लियस का डिवीजन हो रहा है, हम देख सकते हैं साफ साफ यहाँ पर न्यूक्लियस का इस तरीके से कुछ डिवीजन हो रहा है, ठीक है, कुछ इस तरीके से डिवीजन हो रहा है। फिर यहाँ पर ये देख सकते हैं कि 2 में डिवाइड हो रहा है और फाइनली ये क्या हुआ, 2 में डिवाइड हो गया। यहाँ पर ये 1 था लेकिन यहाँ पर ये 2 में डिवाइड हो गया। अब आगे पढ़ते हैं। मैनी बैक्टीरिया एंड प्रोटोजोआ सिंपली स्प्लिट इनटू 2 इक्वल हाफ्स ड्यूरिंग सेल डिवीजन। बाय बारी, ग्रेट। इन ऑर्गेनिज्म सच एज अमीबा द स्प्लिटिंग ऑफ द 2 सेल्स ड्यूरिंग डिवीजन कैन टेक प्लेस इन एनी प्लेन। ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ठीक है, ग्रेट। तो यहाँ पर हमने क्या देखा बाइनरी फिजन के अंदर, यहाँ पर हमने बाइनरी फिजन के अंदर क्या देखा कि यार फॉर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स सेल डिवीजन लीड्स टू द क्रिएशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल्स। यहाँ पर हमने देखा कि यार सेल का डिवीजन हो रहा है। एक सेल था, सोचो कि मान लो कि आपने एक चॉकलेट को डिवाइड किया तो उसके 2 हिस्से हुए ना। सिमिलरली यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक सेल का डिवीजन हो रहा है। यहाँ पर सेल एक था लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, यहाँ पर न्यूक्लियस स्प्लिट होने लगा, ठीक है, न्यूक्लियस स्प्लिट होने लगा, फिर धीरे धीरे पूरा सेल स्प्लिट होने लगा। इस तरीके से यहाँ पर हम देख सकते हैं कि धीरे 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 क्या हो रहा है। इसका एग्जाम्पल समझना हो, क्ले बेस्ट एग्जाम्पल है। आपके पास में क्ले की बॉल होती है, जब आप धीरे 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 दोनों साइड से उसको खींचते हो तो क्या होता है, धीरे 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 क्या होता है कि वो दोनों अलग होने लगते हैं, अलग होने लगते हैं, अलग होने लगते हैं। फिर एक टाइम आता है कि वो दोनों डिटैच हो जाते हैं और एक पीस इधर वाले हाथ में, एक पीस इधर वाले हाथ में, वही बारी है। सिमिलरली यहाँ पर भी क्या होता है कि सेल डिवीजन हो रहा होता है, धीरे 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 क्या होता है कि पहले न्यूक्लियस स्प्लिट हो रहा होता है, फिर इस तरीके से हमें 2 नए इंडिविजुअल्स देखने को मिल रहे होते हैं। ये है हमारा बाइनरी फिजन। ओके, ग्रेट। मल्टीपल फिजन में क्या होता होगा भाई, जब एक 2 में स्प्लिट हो रहा है तो उसे हम बाइनरी फिजन कह रहे हैं। जब एक ही सेल मल्टीपल में स्प्लिट हो रहा होगा, ठीक है, मल्टीपल में स्प्लिट हो रहा होगा तो उसे हम कहते हैं मल्टीपल फिजन। ऑर्गेनिजम्स लाइक प्लाज्मोडियम डिवाइड इनटू मेनी डॉटर सेल्स। देखो यहाँ पर ऑर्गेनिजम्स लाइक प्लाज्मोडियम डिवाइड इनटू मेनी डॉटर सेल्स, यानी कि मान लो कि ये एक सेल है, ये बहुत सारों में डिवाइड हो रहा है, ठीक है, ये बहुत सारों में डिवाइड हो रहा है, ठीक है, साइमल्टेनियसली बाय मल्टीपल फिजन, ठीक है। देखो जरा यहाँ पर मल्टीपल फिजन इन प्लाज्मोडियम, यहाँ पर हम देख सकते हैं ये एक सेल है, यहाँ पर न्यूक्लियस है, यहाँ पर कितने सारे डॉटर सेल्स बन गए, कितने सारे डॉटर सेल्स बन गए, है कि नहीं। और उसके बाद क्या होता है कि ये डॉटर सेल्स जो ये रिलीज हो जाते हैं। देख सकते हैं हम यहाँ पर, ये न्यूक्लियस था, ये बहुत सारे डॉटर न्यूक्लियाई में स्प्लिट हो गया, कुछ इस तरीके से देख सकते हैं हम यहाँ पर, ये इस तरीके से कुछ डॉटर न्यूक्लियाई में स्प्लिट हो गया और धीरे धीरे क्या हुआ कि ये सारे के सारे जो सेल्स थे ये रिलीज हो गए, ये सारे के सारे जो सेल्स थे ये रिलीज हो गए। अब क्या होगा, ये जो रिलीज हुए हैं दे विल ग्रो अप एज न्यू इंडिविजुअल्स, दे विल ग्रो अप एज न्यू इंडिविजुअल्स। यहाँ पर हमने क्या देखा कि एक ही सेल था लेकिन कितने में स्प्लिट हुआ, मल्टीपल डॉटर सेल्स में स्प्लिट हुआ। यहाँ पर क्या था, एक था लेकिन 2 में स्प्लिट हुआ था, यहाँ पर एक है लेकिन मल्टीपल में स्प्लिट हुआ है, वाई बारी यहाँ पर हम देख सकते हैं। ग्रेट, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं स्पोर फॉर्मेशन की। अगला टाइप है द पेरेंट प्लांट प्रोड्यूसेस हंड्रेड्स ऑफ रिप्रोडक्टिव यूनिट्स कॉल्ड स्पोर्स। यहाँ पर ये जो हमारा बल्ब लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है, बल्ब लाइक स्ट्रक्चर है, इसके अंदर हमें देखने को मिलते हैं यार स्पोर्स, ठीक है, इसके अंदर हमें देखने को मिलते हैं स्पोर्स। व्हेन द स्पोर केस ऑफ प्लांट बर्स्ट देन स्पोर्स स्प्रेड इनटू द एयर। ये जो यहाँ पर इसका स्पोर का जो पूरा यहाँ पर हमारा केस है, जब ये बर्स्ट होता है, जब ये फूटता है तो क्या होता है, मान लो अपने मतलब बर्थडे में देखा होगा बहुत सारे, जब हम लोग बचपन में बर्थडेज में जाया करते थे तो क्या होता था कि गुब्बारे लगे हुए हैं, ऊपर बलून्स लगे हुए हैं, उसके अंदर चॉकलेट जली होती थी, ठीक है। जैसे ही वो चॉकलेट को मतलब जैसे ही वो बलून को फोड़ा क्या होता था कि सारे चॉकलेट्स नीचे गिरती थी और सबसे पहले हम हाजिर कि भाई वो चॉकलेट, वो मैंगो बाइट तो मुझे ही मिलनी चाहिए, भले उसके अंदर चॉकलेट कुछ भी हो, लेकिन वो चुराने का जो मज़ा था ना वो अलग था, ठीक है। उसी तरीके से यार क्या होता है कि ये एक केस की तरह एक्ट करता है। जैसे ये बर्स्ट होता है, इसके अंदर क्या होता है ना, बहुत सारे छोटे 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 स्पोर्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद में क्या होता है, जैसे ये बर्स्ट होता है, जैसे ये फूटता है तो क्या होता है, when the spore case of the plant bursts then the spores spread into air। ये जो स्पोर्स होते हैं ये एयर में स्प्रेड हो जाते हैं, वही बारी है। फॉर एग्जाम्पल राइजोपस फंगाई, स्पोर फॉर्मेशन इज अ मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। स्पोर फॉर्मेशन इज अ मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मेनी स्पोर्स आर स्टोर्ड इन सैक्स कॉल्ड स्पोरेंजिया। मैंने जैसे कि अभी बताया था कि बहुत सारे जो स्पोर्स होते हैं ना, ठीक है, बहुत सारे जो स्पोर्स होते हैं वो इस सैक में जो है वो स्टोर्ड होते हैं और इसको हम कह रहे होते हैं स्पोरेंजिया, ठीक है। इस सैक को हम कहते हैं स्पोरेंजिया, वही बारी है। व्हेन स्पोरेंजिया बर्स्ट, जैसे कि हमने यहाँ पर देखा, जब ये फूटता है, जब ये बर्स्ट होता है, माइन्यूट सिंगल सेल्ड थिन और थिक वॉल्ड स्ट्रक्चर्स कॉल्ड स्पोर्स, ठीक है। बहुत ही माइन्यूट होते हैं, छोटे से होते हैं, थिन वॉल्ड होते हैं, क्या बोलते हैं इनको, स्पोर्स बोलते हैं। ये क्या होता है, ये हवा में फैल जाता है और फिर उसके बाद में जब उनको सूटेबल कंडीशन मिलती है दे ग्रो अप इनटू अ न्यू प्लांट। मतलब हुआ कुछ ऐसा कि ये एक प्लांट है, ठीक है, ये एक प्लांट है, ठीक है, ऑलराइट। यहाँ पर क्या हुआ सीन
कि ये हमारा स्पायरोगैरा है जिसके अंदर बहुत सारे माइन्यूट सिंगल सेल्ड स्पोर्स हैं, ठीक है। अच्छा ग्रेट। उसके बाद में हुआ ये कि जो स्पोरेंजिया था, ये जो केस था वो बर्स्ट हो गया, ठीक है। ये केस जो था वो बर्स्ट हो गया क्योंकि ऑफकोर्स जब मैच्योरिटी अटेन कर लेगा, जब सब कुछ हो जाएगा तो भाई ऐसे तो रखेगा नहीं, ठीक है। इसको भी अपनी जनरेशन आगे बढ़ानी है, तो क्या होता है कि ये बर्स्ट हो जाता है, फूट जाता है। अच्छा, इसके अंदर जो माइन्यूट सिंगल सेल्ड हमारे जो स्पोर्स होते हैं वो बाहर निकलते हैं, अब फैल जाते हैं, अब फैल गए हैं, ठीक है। जब उनको सूटेबल, उन स्पोर्स को सूटेबल कंडीशन मिलती है, दे डेवलप इनटू अ न्यू प्लांट, या फिर तुम बोल सकते हो कि दे ग्रो अप एज अ न्यू इंडिविजुअल। ओके अमेजिंग। अब बात करते हैं बडिंग की। अ न्यू ऑर्गेनिज्म डेवलप्स फ्रॉम एन आउटग्रोथ और बड, दिस टाइप इज कॉल्ड बडिंग। जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पर ये हाइड्रा है, ठीक है। ये क्या है? ये हाइड्रा है, ऐसा आड़े तिरछे इसके हाथ पैर हैं, ठीक है। छोड़ दो, थोड़ा अजीब लग रहा है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यार एक स्मॉल आउटग्रोथ है, ठीक है। क्या है? एक स्मॉल आउटग्रोथ है, ठीक है। एक स्मॉल आउटग्रोथ है यार। हम देख सकते हैं कि ये धीरे धीरे क्या हो रही है? बड़ी हो रही है। दिस स्मॉल आउटग्रोथ इज गेटिंग बिगर डे बाय डे, मतलब एक प्रोसेस होता है ऑफकोर्स, तो वो बढ़ रही होती है। इसको हम कह रहे होते हैं बड। क्या कह रहे होते हैं? इसको हम कह रहे होते हैं बड। दिस आउटग्रोथ इज नोन एज बड, ठीक है। ये बड देख सकते हैं, पहले यहाँ पर पहले कितना छोटा था, फिर थोड़ा बड़ा हो गया, और फिर ये काफ़ी बड़ा हो गया। हम देख सकते हैं कि एक हाइड्रा से दूसरा हाइड्रा अटैच्ड है, ऐसे ही लग रहा है कि नहीं? ऐसे ही लग रहा है। ग्रेट, मजा आ रहा है। तो इस तरीके से क्या होता है कि जब यहाँ पर ये बड जो है वो डेवलप होता है, धीरे धीरे वो मैच्योर होने लगता है, और जब वो कंप्लीटली मैच्योर हो जाता है, हम बोलते हैं ना कि यार मम्मी अब मैं बड़ा हो गया, अब मैं मैच्योर हो गया हूँ, ठीक है। अब मैं अकेले रह सकता हूँ, अब मैं अपने डिसीजंस खुद ले सकता हूँ, ठीक है। ओके, तो उस केस में ये हाइड्रा बोलता है अपने पेरेंट्स से कि अब मैं बड़ा हो चुका हूँ, अब मैं मैच्योर हो चुका हूँ, और अब समय आ चुका है कि मैं अलग हो जाऊँ। तो फिर क्या होता है? जब ये कंप्लीटली मैच्योर हो जाता है, यहाँ से डिटैच हो जाता है, एंड ये अलग होकर फिर इट ग्रोज एज अ न्यू इंडिविजुअल, ठीक है। वही बार ये बर्ड था, ठीक है। धीरे धीरे बर्ड जो है वो ग्रो होता है, जिसको हम, ये एक आउटग्रोथ होती है जिसको हम बर्ड बोल रहे हैं। धीरे धीरे क्या होता है कि ये इतना बड़ा हो जाता है, इतना मैच्योर हो जाता है कि अब बारी आ चुकी है कि ये इस पेरेंट से दूर हो जाए, डिटैच हो जाए। अमेजिंग, ग्रेट। अब बात करते हैं बडिंग इन ईस्ट। तो जैसे कि यहाँ पर हमने देखा कि बर्ड फॉर्मेशन होता है, सिमिलरली इसमें भी क्या होता है यार, ये ईस्ट सेल है, ठीक है। यहाँ पर एक बड डेवलप होता है, ये एक बड बन गया, है ना। जैसे कि हमने वहाँ पर देखा था बड डेवलप होता है, सिमिलरली यहाँ पर भी क्या हुआ कि बड डेवलप हो गया। ईस्ट सेल था, ये बड डेवलप हो गया, ये कंप्लीट बड डेवलप हो गया। सिमिलरली इसी तरीके से बहुत सारे जो बर्ड्स हैं वो डेवलप होते हैं, बहुत सारे बर्ड्स जो हैं वो ऐसे डेवलप होते हैं, जिसको हम कह रहे होते हैं चेन ऑफ बर्ड्स, ठीक है। जिसको हम कह रहे होते हैं चेन ऑफ बर्ड्स। और उसके बाद क्या होता है कि सारे के सारे जो बर्ड्स हैं वो डिटैच हो जाते हैं, एंड क्या होगा उसके बाद में? दे ग्रो अप एज न्यू इंडिविजुअल्स। देखो ये लाइन बहुत ही प्यारी है, यहाँ पर भी मैंने तुमको बताया, दे ग्रो अप एज न्यू इंडिविजुअल्स। यहाँ पर भी क्या हुआ कि एक नया बर्ड बना, और सिर्फ एक नहीं तो ऐसे बहुत सारे बर्ड्स बने, ठीक है। एक चेन बनी, उसके बाद में ये डिटैच हो जाते हैं, एंड देन दे ग्रो अप एज न्यू इंडिविजुअल्स। ओके, सो अभी हम बात करने वाले हैं फ्रेगमेंटेशन की, और इसके बाद हम बात करने वाले हैं रीजनरेशन की। देखो फ्रेगमेंटेशन और रीजनरेशन में थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, जो मैं आज अभी क्लियर कर देता हूँ। देखो फ्रेगमेंटेशन की बात करते हैं। सो पेरेंट ब्रेक्स इनटू मल्टीपल पीसेस ऑन मैच्योरिटी। बेसिकली जब ये जो पेरेंट है आपका, जो बेसिकली ये स्पायरोगैरा है, ठीक है, ये जो स्पायरोगैरा है, एग्जाम्पल लिया है हमने। जब ये स्पायरोगैरा यार व्हेन इट गेट्स मैच्योर्ड, ठीक है, पेरेंट ब्रेक्स इनटू मल्टीपल पीसेस ऑन मैच्योरिटी। जब ये मैच्योर हो जाता है, ठीक है, जब ये मैच्योर हो जाता है, इसको पता है कि नहीं यार अब समय आ चुका है कि हमें खुद को तोड़ना पड़ेगा, या फिर हमें ब्रेक होना पड़ेगा। क्यों? ताकि हमारी जनरेशन आगे बढ़ पाए, ठीक है। तो ऑन मैच्योरिटी ये ब्रेक हो जाता है, ईच ऑफ विच गिव्स राइज टू अ न्यू इंडिविजुअल। यहाँ पर ये ब्रेक हुआ, यहाँ पर मान लो ये बीच में टूट गया, तो ये वाला और ये वाला, नाउ बोथ ऑफ देम विल ग्रो एज न्यू इंडिविजुअल्स, ठीक है। यहाँ से ये ब्रेक हुआ, स्प्लिट हुआ, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन, नाउ दे विल ग्रो अप एज न्यू इंडिविजुअल्स। ये नए इंडिविजुअल जैसे अब ग्रो होंगे, ठीक है। एंड दिस इज सीन इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स लाइक स्पायरोगैरा। तो यहाँ पर स्पायरोगैरा का एग्जांपल है। बेसिकली क्या है? फ्रेगमेंट्स में ब्रेक हो गया, ठीक है। ये फ्रेगमेंट, मान लो कि ये फ्रेगमेंट 1 है, लेट अस टेक अ पेन नाउ। ये है हमारा फ्रेगमेंट 1, ओके, एंड दिस इज फ्रेगमेंट 2। तो जैसे यहाँ से ये बीच में से स्प्लिट हुआ, ठीक है, तो ये फ्रेगमेंट अलग एज अ न्यू इंडिविजुअल ग्रो होगा, और ये फ्रेगमेंट जो है एज अ न्यू इंडिविजुअल ग्रो होगा। लेकिन यहाँ पर हम एक टर्म पढ़ सकते हैं ऑन मैच्योरिटी, ठीक है। तो मैं कह सकता हूँ कि यार उसको, जब उसको ये चीज़ पता है, बेसिकली यार देखो वो इंसान तो नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी हम लोग उसको एक इंसान का दर्जा दे देते हैं कि देखो उसको, मतलब मैच्योरिटी पे हाँ पता है कि अब जो है हमें ब्रेक होना पड़ेगा, एंड नाउ आर बेसिकली जो भी हम लोग टूटे हैं, फ्रेगमेंट्स टूटे हैं, नाउ द फ्रेगमेंट्स विल ग्रो अप एज न्यू इंडिविजुअल। फिर उसके बाद में जब ये वाला फ्रेगमेंट मैच्योर हो जाएगा, तो क्या होगा? ये फ्रेगमेंट अलग हो, ये फ्रेगमेंट जब मैच्योर हो जाएगा, उसके बाद में जब ये मैच्योर होगा तो वो भी ब्रेक हो जाएगा इनटू 2 पार्ट्स, या फिर फ्रेगमेंट्स में ब्रेक हो जाएगा, 2 नहीं लेकिन हाँ फ्रेगमेंट्स में ब्रेक हो जाएगा
ये वाला जो फ्रेगमेंट है सिमिलरली ये भी ग्रो होगा, ये भी बड़ा होगा, ये भी ग्रो होगा, ठीक है, और उसके बाद में मेजॉरिटी पे ये भी फ्रेगमेंट्स में ब्रेक हो जाएगा, यानी कि ये चेन ऐसी चलती रहेगी। लेकिन अब मैं बात करता हूँ यार रीजनरेशन की, ठीक है। रीजनरेशन के केस में क्या होता है देख लेते हैं। रीजनरेशन इज द एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू ग्रो इनटू अ कंप्लीट न्यू इंडिविजुअल व्हेन इट्स बॉडी इज डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ पीसेस, ठीक है। इट कैन बी सीन इन हाइड्रा एंड प्लेनेरिया। एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल दूं मैं इस चीज़ का तो वो है चिपकली। ये बहुत ही कॉमन एग्जांपल है। आपको पता है यार कि चिपकली जो होती है अगर उसकी पूंछ कट जाती है, ठीक है, तो थोड़े दिनों बाद क्या होता है कि उसकी एक नई पूंछ आ जाती है, ठीक है, विच इज़ वेरी मैं कह सकता हूँ कि एक बहुत ही बड़ा मिरेकल है। क्यों ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उस केस में हो रहा होता है रीजनरेशन। लेकिन एक चीज़ समझना ये भी इंपॉर्टेंट है कि जो चिपकली की पूंछ है, ठीक है, जो चिपकली की यार पूंछ है, उस पूंछ से नई चिपकली नहीं आई, लेकिन जहाँ से वो चिपकली की पूंछ कटी थी वहाँ से नई पूंछ आई। तो ये समझना इंपॉर्टेंट है कि यार रीजनरेशन जो होता है वहाँ पर यार स्पेशलाइज रीजनरेटिव सेल्स होने चाहिए। जैसे कि ये प्लेनेरिया है, ठीक है, मान लो कि इसको तीन पीसेस में ब्रेक कर दिया गया, इसको 3 पार्ट्स में स्प्लिट कर दिया गया, ठीक है। अब चूंकि यहाँ पर रीजनरेटिव सेल्स है तो वो नए न्यू ऑर्गेनिज्म में ग्रो करेंगे। जैसे कि मान लेते हैं कि यहाँ पर इसको 3 पीसेस में ब्रेक कर दिया, तो ये वाला पोर्शन, एक ये वाला पोर्शन और एक ये वाला पोर्शन, ठीक है। तो हम देख सकते हैं कि ईच न्यू पार्ट, ईच ब्रोकन पार्ट और ईच पार्ट जो है इट इज़ ग्रोइंग अप इनटू अ न्यू प्लेनेरिया। यहाँ से भी नया प्लेनेरिया बना, ठीक है, यहाँ से भी नया प्लेनेरिया बना और यहाँ से भी नया प्लेनेरिया बना। कारण क्या है? कारण ये है कि यहाँ पर यार रीजनरेटिव सेल्स है, स्पेशल रीजनरेटिव सेल्स है, उनको पता है कि हमें किस इंडिविजुअल में ग्रो होना है, ठीक है। उन रीजनरेटिव सेल्स को यार ये चीज़ पता है कि हमको किस इंडिविजुअल में ग्रो होना है, ठीक है। तो ये चीज़ समझना इंपॉर्टेंट है। और जैसे कि हमने फ्रेगमेंटेशन में देखा कि वो मेचोरिटी पे ब्रेक हो जाते हैं, ठीक है, वो मेचोरिटी पे उनको पता है कि हाँ अभी समय आ चुका है, वो मेचोरिटी पे जो है वो ब्रेक हो जाते हैं। रीजनरेशन के केस में हमने चिपकली का एग्जाम्पल देखा, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल, कि इस केस में क्या होता है ना कि इट इज़ द एबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म टू ग्रो इनटू अ कंप्लीट इंडिविजुअल। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि बाय मिस्टेक या फिर एक्सीडेंटली जो है ऑर्गेनिज्म जो है वो 3 पार्ट्स में ऐसा ब्रेक हो गया, ठीक है। अब सुनने में थोड़ा सा अजीब लगता है कि ऐसे कैसे ब्रेक हो गया, लेकिन हाँ ये रियलिटी है। ऐसा है कि भाई साहब यहाँ पर अगर स्पेशल रीजनरेटिव सेल्स हैं, ठीक है, तो इट विल ग्रो इनटू अ न्यू इंडिविजुअल, यानी कि जो पीस जो है, जो फ्रेगमेंट जो है वो जो टूटा है, इट विल ग्रो इनटू अ न्यू इंडिविजुअल। और हमने उसका एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल देखा है जो कि है चिपकली का, ठीक है। उसकी पूंछ जब कटती है फिर अलग हो जाती है, ठीक है, उस केस में क्या होता है कि नई पूंछ आ जाती है, लेकिन वो जो जो कटी हुई पूंछ थी उससे नई चिपकली बाहर नहीं आती। वो रीजनरेटिव सेल्स का कारण है कि भाई जब चिपकली की पूंछ आ रही है तो वहाँ पर स्पेशल रीजनरेटिव सेल्स हैं, लेकिन जो पूंछ है उससे नई चिपकली बाहर नहीं आ रही, वही बारी है। ग्रेट। तो इसका एग्जाम्पल मैंने आपको समझा दिया, बेसिक कॉन्सेप्ट भी समझा दिया, ठीक है। अगर आपको इसका डिफरेंस जानना है तो आप लोग क्या करेंगे, अपनी बुक खोलेंगे, ठीक है। एंड अगेन इस टॉपिक का आपका एनसीईआरटी का जो पार्ट है वो कुछ इस प्रकार है कि आप बुक से रीजनरेशन और फ्रेगमेंटेशन इन दोनों का जो डिफरेंस है ये नोट डाउन करेंगे, क्योंकि ये अच्छी तरीके से आपसे कभी भी पूछ लिया जा सकता है, वही बारी। और अगेन स्कोरिंग आंसर है तो हम इसका जवाब दे सकते हैं। ओके ग्रेट। ऑलराइट, तो अभी हम बात करने वाले हैं यार वेजिटेटिव प्रोपगेशन की, ठीक है, इन केस ऑफ प्लांट्स ऑफ कोर्स। यहाँ पर हम बात करने वाले हैं सबसे पहले तो नेचुरल में मैं आपको थोड़ा बहुत आइडिया दूंगा कि नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्या होता है, क्योंकि ये बेहद आसान चीज़ है, ठीक है। और अगेन एक ना एक चीज़ जो होती है वो हम एनसीईआरटी से पढ़ रहे होते हैं, ऐसा नहीं है कि मैं तुमको नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है। मैं तुमको नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्या होता है बाय लीव्स, बाय स्टेम्स, बाय रूट से समझा रहा हूँगा, उसके बाद तुम एनसीईआरटी से पढ़ोगे तो तुम्हारा क्या है ना कि कॉन्सेप्ट जो है कंप्लीटली ब्रश अप हो जाएगा, वही बारी। अमेजिंग, ग्रेट। अच्छा, अब बात करते हैं व्हाट इज वेजिटेटिव प्रोपगेशन। भाई साहब डेफिनेशन की बात करते हैं। वेजिटेटिव प्रोपगेशन इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्लांट्स। ओहो भैया क्या बात है, नए प्लांट्स बन रहे हैं यहाँ तो। मैंने बोला हाँ, वेजिटेटिव प्रोपगेशन इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्लांट्स फ्रॉम डिटैच्ड वेजिटेटिव पार्ट्स सच एज रूट्स, सच एज स्टेम, सच एज लीव्स। यहाँ पर हम एक चीज़ देख सकते हैं कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसके अंदर नए प्लांट्स तो बन रहे हैं, लेकिन वो कैसे बन रहे हैं भाई साहब, डिटैच वेजिटेटिव पार्ट्स से, यानी कि प्लांट के पार्ट से ही नए प्लांट्स बन रहे हैं, वही बारी है। अमेजिंग, ग्रेट। और वो वेजिटेटिव पार्ट्स कौन से हो सकते हैं? रूट्स हो सकते हैं, स्टेम हो सकते हैं, लीव्स हो सकते हैं। अब यहाँ पर यार हम लोग पढ़ रहे होंगे 2 टाइप की वेजिटेटिव प्रोपगेशन। पहला तो है नेचुरल, ठीक है, पहला तो है नेचुरल, और जो दूसरा है वो है आर्टिफिशियल। जो दूसरा है दैट इज आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल मैं तुमको समझा रहा हूँ, नेचुरल भी मैं तुमको समझा रहा हूँ, लेकिन नेचुरल के जो आपके एग्जांपल्स हैं और जो आपकी फोटोज़ हैं वो आप अपनी बुक से देखेंगे, क्योंकि नहीं तो आप अपनी बुक खोलेंगे ही नहीं, पता है मुझे, ठीक है। चलो बात करते हैं नेचुरल के अंदर हम लोग बात कर रहे होते हैं यार। जब हम नेचुरल की बात करते हैं तो इसके अंदर हम लोग 3 वेजिटेटिव पार्ट्स की बात कर रहे होते हैं। इसके अंदर पहले हम बात करते हैं बाय लीव्स। जब मैं बाय लीव्स की बात कर रहा हूँ यानी कि लीव्स के थ्रू नए प्लांट्स का बनना, इसमें हम लोग एग्जाम्पल देख रहे होते हैं ब्रायोफाइलम का, ठीक है। इसमें हम लोग एग्जाम्पल देख रहे होते हैं ब्रायोफाइलम का
किस प्रकार? कुछ इस प्रकार यार कि जो ब्रायोफिल्म की लीफ होती है ना, लीफ कुछ इस प्रकार होती है आपकी ब्रायोफिल्म की, मतलब आप ऑफकोर्स उसका फोटो देखेंगे ही, ठीक है। तो क्या होता है कि यहाँ पर ना मार्जिन पे बड्स होते हैं, ठीक है। क्या होता है कि मार्जिन पे जो है वो बड्स होते हैं। अब बेसिकली सीन कुछ ऐसा होता है कि इन बड्स में से क्या हो रहा होता है, नए प्लांट्स बन रहे होते हैं, ठीक है। बड्स में से क्या होता है कि नए प्लांट्स जो है वो बन रहे होते हैं, ग्रो हो रहे होते हैं। ये सारे के सारे प्लांट के जो आपके रूट्स हैं ना, वो आपके ऑफकोर्स जो लीफ है वो सॉइल के पास रहती है, ताकि ये जो रूट्स है वो आपके सॉइल में जा सके। वाई बारी ग्रेट, ये है आपका बाय लीव्स। अगेन हम लोग एनसीईआरटी खोलेंगे और एक बार ये समझेंगे। दूसरा हम बात करने वाले हैं बाय स्टेम। बाय स्टेम का आपका एग्जांपल है यार पोटैटो। क्यों? हमने देखा है जो पोटैटो होता है, जो पोटैटो होता है उसमें छोटे छोटे ऐसे अजीब से हमको स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। जब थोड़ा आलू पुराना हो जाता है तो क्या होता है कि हमको छोटा सा स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। तो बेसिकली जो हमारा आलू होता है, जो हमारा पोटैटो होता है, इट इज़ अ स्टेम, ठीक है। इट इज़ नॉट अ रूट, इट इज़ अ स्टेम, ठीक है। वाई बारी इट इज़ अ स्टेम। तो क्या होता है ना कि अगर जो आलू होता है, ठीक है, ऑफकोर्स अगर हम उस जो हमारे आई जो स्कार्स हैं अगर उनको हम हटा दें, ठीक है, उनको हम हटा दें, उसके बाद में फिर जो हमारा आलू है उसको अगर हम गाड़ते हैं, ठीक है, अगर उसको हम गाड़ते हैं सॉइल में, तो क्या होगा कि उसमें से नया प्लांट जो है वो ग्रो होगा। क्या होगा कि उसमें से नया प्लांट जो है वो ग्रो होगा। तो एक तरीके से हमने क्या समझा कि बेसिकली जो हमारा पोटैटो है वो एक स्टेम है। हम देखते हैं कि उस पर छोटी छोटी बड्स, छोटे छोटे से आउटग्रोथ्स होते हैं, ठीक है। जब हम उसको गाड़ते हैं तो क्या होता है कि उसमें से नया प्लांट ग्रो हो रहा होता है। अगेन ये चीज़ आप अपनी एनसीईआरटी से एक बार पढ़ रहे होंगे। क्यों? क्योंकि हर एक टॉपिक में से कोई ना कोई ऐसा पार्ट होता है जो कि हम एनसीईआरटी से पढ़ रहे होते हैं। अरे क्या बात है, मैंने तुमको एक ब्रीफ आइडिया दे दिया। अब हम बात करेंगे बाय रूट्स, ठीक है, बाय रूट्स। इसका एग्जांपल है स्वीट पोटैटो। आपका जो स्वीट पोटैटो होता है, ठीक है, वो दिखने में काफ़ी प्यारा सा होता है, ठीक है, और स्वीट सा पोटैटो होता है, ठीक है। एक चीज़ हम देखेंगे यार कि स्वीट पोटैटो में क्या होता है कि ऊपर की साइड ना लीव्स हमको देखने को मिलती है। इसका कारण ये है कि स्वीट पोटैटो इज़ अ रूट। क्या होता है कि जो आपका स्वीट पोटैटो होता है उसका अगर आप बॉटम वाला जो पार्ट है, जो रूट वाला हिस्सा है, अगर उसको आप कट करते हैं और अगर उसको आप सॉइल में गाड़ते हैं तो क्या होगा, उसमें से भी अगेन जो है वो नए पोटैटोज आएंगे, नए स्वीट पोटैटोज आएंगे। धीरे धीरे दैट पर्टिकुलर पार्ट विल ग्रो इनटू न्यू स्वीट पोटैटोज, ठीक है। एंड अगेन वही होगा कि जो आपका स्वीट पोटैटो है वो नीचे ग्रो होता रहेगा सॉइल के अंदर, और जो लीफ वाला पार्ट है वो सारा ऊपर रहेगा। जब हम लीफ को पकड़ के उस प्लांट को खींचेंगे तो हमारे सारे जो स्वीट पोटैटो है जो वो अब उग चुके हैं, ठीक है, वो बाहर आ रहे होंगे फ्रॉम द सॉइल, ठीक है। ग्रेट। तो इसमें हमने क्या देखा, बाय रूट्स। इसमें हमने क्या देखा, बाय रूट्स। तो हमने बाय स्टेम, बाय लीव्स और बाय रूट्स के एग्जाम्पल जो है वो पढ़ लिए हैं, वो देख लिए, वो समझ लिए हैं। अगेन अगर आपको इसको ब्रीफ में समझना है तो आप अपनी बुक से समझ रहे होंगे। अभी हम बात करने वाले हैं आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन की। इसके अंदर हम लोग सबसे पहले बात करते हैं ग्राफ्टिंग की। ग्राफ्टिंग क्या है यार? बेसिकली पार्ट्स ऑफ 2 और मोर डिजायरेबल प्लांट्स आर कट, ठीक है, यानी कि पार्ट्स ऑफ 2 और मोर डिजायरेबल प्लांट्स आर कट, ठीक है, मैं समझाता हूँ, एंड जॉइन टुगेदर सो दैट देन दे ग्रो एज अ सिंगल प्लांट। बेसिकली यहाँ पर हम देख सकते हैं ये जो पार्ट है इसे हम कहते हैं रूटेड पार्ट, जिसको हम कहते हैं स्टॉक, ठीक है। ये कैसा पार्ट है? दिस रूटेड पार्ट। और हम एक चीज़ देख सकते हैं यार, यहाँ पर एक कट मारा गया है, ठीक है, यहाँ पर कुछ इस तरीके से एक कट मारा गया है। इसको हम स्टॉक बुलाते हैं या फिर इसको हम रूटेड पार्ट भी बुलाते हैं। अब रूटेड पार्ट क्यों बुलाते हैं? जाहिर सी बात है, सीधी सी बात है, स्वाभाविक सी बात है कि भाई साहब यहाँ पर ये जो पार्ट है इसके यहाँ पर हम रूट्स देख सकते हैं। तो ये कैसा पार्ट है? रूटेड पार्ट है, ये रूटेड पार्ट है, ठीक है, जिसको हम कह रहे होते हैं स्टॉक। अब हम क्या करते हैं कि किसी दूसरे पार्ट का जो स्टेम होता है उसको कट करते हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं कट स्टेम ऑफ अनदर प्लांट। किसी दूसरे प्लांट का जो स्टेम है उसको कुछ इस प्रकार कट कर रहे होते हैं कि जब हम इस रूटेड स्टॉक को और इस कट स्टेम को जब ज्वाइन करेंगे तो कुछ इस प्रकार ज्वाइन हो जाए, अटैच हो जाए, ठीक है। एंड इसको अगर हम क्या बोल रहे होते हैं? सायन, ठीक है, इसको हम बोल रहे होते हैं सायन, SCION। अब अगर आपको लग रहा है कि प्रोनाउंसिएशन गलत है तो भाई साहब मुझे माफ़ कर देना, ठीक है, ग्रेट। जो रूटेड पार्ट है उसे हम कह रहे होते हैं स्टॉक। जो आपका कट स्टेम है जिसको हम कट करके लेकर आए हैं इस प्लांट के साथ में जो है वो अटैच करने के लिए, उसे हम कहते हैं सायन, ठीक है। उसके बाद में फिर क्या होता है कि ऐसे पट्टियाँ बांध के जो है इन्हें ज्वाइन कर दिया जाता है कुछ इस प्रकार, ठीक है, इन्हें ज्वाइन कर दिया जाता है। थोड़े दिनों बाद हम देखेंगे यार कि ये जो प्लांट है वो ग्रो होने लगेगा, ठीक है, ये जो प्लांट है वो ग्रो होने लगेगा। तो क्या इसमें ह्यूमन एफर्ट्स लगे हैं? हाँ लगे, यहाँ पर हमें ह्यूमन एफर्ट्स लगे हैं। तो ये कैसा है? ये है आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। क्या हुआ? अगेन एक था रूटेड पार्ट जिसको हम कहते हैं स्टॉक, कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है। एक था कट स्टेम का पार्ट, ठीक है, कट स्टेम का पार्ट जिसे हम कहते हैं सायन। दोनों को जोड़ा गया, ठीक है, दोनों को जोड़ा गया और कुछ इस प्रकार जो है वो अब प्लांट ग्रो होगा। अगेन पार्ट्स ऑफ 2 और मोर डिजायरेबल प्लांट्स आर कट एंड जॉइन टुगेदर सो दैट देन दे ग्रो एज सिंगल प्लांट। ओके, एग्जाम्पल है एप्पल एंड पीचेस। बात करते हैं लेयरिंग की। लेयरिंग भी बेहद आसान है। देखो पढ़ लेते हैं पहले, तुमको
आसानी से समझ में आ जाएगा। अ ब्रांच ऑफ प्लांट इज पुल्ड टूवर्ड्स द ग्राउंड, ठीक है, अ ब्रांच ऑफ प्लांट इज पुल्ड टूवर्ड्स द ग्राउंड एंड पार्ट ऑफ इट इज कवर्ड विथ मॉइस्ट सॉइल लीविंग द टिप ऑफ द ब्रांच एक्सपोज्ड अबव द ग्राउंड, ठीक है, लीविंग द टिप ऑफ द ब्रांच एक्सपोज्ड अबव द ग्राउंड। आफ्टर सम टाइम न्यू रूट डेवलप्स फ्रॉम द पार्ट ऑफ द ब्रांच बरीड इनसाइड द सॉइल। बेसिकली इसमें कुछ नहीं किया यार, आपका जो प्लांट का एक ब्रांच है, ठीक है, उसको पकड़ा, उठाया और उसको सॉइल के अंदर से पास करवा दिया, ठीक है, उसको सॉइल के अंदर से क्या है, उसको बेसिकली मॉइस्ट सॉइल के अंदर जो है वो ढक दिया गया, उसको वो जो पार्ट है उसको मॉइस्ट सॉइल के अंदर डाल दिया गया, लेयर ऐसी ब्रांच उठाई और उसको जो आपका सॉइल है उसके अंदर जो है वो गाड़ दिया गया, ठीक है, ग्रेट। अच्छा, थोड़े दिनों बाद क्या होगा ना कि वहाँ से रूट आएंगे, जो बरीड पार्ट है, ठीक है, जो बरीड पार्ट है, ठीक है, जो ब्रांच की जो पार्ट, ये जो ब्रांच थी ना हमारी, ये ब्रांच हम देख सकते हैं, इसकी जो पार्ट नीचे बरीड है उसमें से क्या होंगे, उसमें से रूट्स निकलने लगेंगे, ठीक है, उसमें से रूट्स निकलने लगेंगे और नया प्लांट जो है वो ग्रो होने लगेगा। यहाँ पर हम देख सकते हैं नया प्लांट जो है वो ग्रो हो रहा है। सिमिलरली यहाँ पर भी क्या है, यहाँ पर भी क्या है, यहाँ पर भी क्या है, यहाँ पर भी जो हमारे रूट्स है वो यहाँ पर निकल रहे हैं और नया प्लांट जो है वो ग्रो हो रहा है। यहाँ पर भी जो रूट्स है वो निकल रहे हैं और नया प्लांट ग्रो हो रहा है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये जो बड़ी सी हमारी ब्रांच थी उसको कुछ इस प्रकार जो है वो बरी किया गया कि जो टिप थी, देखा हमने यहाँ पर, लीविंग द टिप ऑफ द ब्रांच एक्सपोज अबव द ग्राउंड। वाई बारी, ग्रेट। तो इसमें क्या हुआ, कुछ नहीं था, पार्ट है प्लांट का, क्या, ब्रांच, ब्रांच इस प्लांट का पार्ट है, उसको उठाया, उसको मतलब पकड़ा, ठीक है, और क्या किया, उसको बरी कर दिया इनसाइड द ग्राउंड, इनसाइड द सॉइल, इनसाइड मॉइस्ट सॉइल, ठीक है। अब थोड़े टाइम बाद क्या होगा ना कि जो पार्ट आपका सॉइल के नीचे बरीड है उसमें से रूट्स निकलने लगेंगे, रूट्स बाहर आएंगे, ठीक है। आफ्टर सम टाइम न्यू रूट डेवलप्स, और उसके बाद क्या होगा, ऑफकोर्स जब न्यू रूट्स डेवलप हो रहे हैं, यानी कि निशानी है किस चीज़ की, ग्रोथ की, किसकी ग्रोथ की, प्लांट की, तो प्लांट यहाँ पर जो है वो डेवलप हो जाते हैं कुछ इस प्रकार, ठीक है। अब मान लो कि ये ग्रो हो गया, ये भी नए प्लांट्स बन गए, कुछ इस प्रकार हैं, नए प्लांट्स बन गए। जब आप इस प्लांट का भी ब्रांच अगर उठाएंगे और अगर सॉइल में डाल देंगे तो अगेन सेम प्रोसेस होगी। वही बारी है, ग्रेट। हम बात करते हैं अब कटिंग की, हम बात करते हैं अब कटिंग की। अ स्मॉल पार्ट ऑफ अ प्लांट विच इज रिमूव्ड बाय मेकिंग अ कट विथ शार्प नाइफ। कुछ नहीं किया गया इसके अंदर, हमारे प्लांट का एक पार्ट कट किया गया यूजिंग अ नाइफ, ठीक है। अ कटिंग ऑफ पेरेंट प्लांट हैविंग सम बड ऑन इट इज टेकन एंड इट्स लोअर पार्ट इज बरीड इन मॉइस्ट सॉइल। यार हम रोज़ के केस में देख रहे होते हैं, क्या होता है ना कि एक पार्ट कट किया जाता है आपके रोज़ के प्लांट का, ठीक है, एंड अगेन उसके अंदर यार बड होने चाहिए, क्या होने चाहिए, उसके अंदर बड्स होने चाहिए, ठीक है, ग्रेट। अ कटिंग ऑफ पेरेंट प्लांट हैविंग सम बड ऑन इट, हैविंग सम बड ऑन इट, यानी कि उस पर बड्स होने चाहिए, क्योंकि ऑफकोर्स यार जब आप उसको गाढ़ेंगे तो उसमें बड्स तो होने चाहिए ना ग्रोथ के लिए। वाई बारी, ग्रेट। हैविंग सम बड ऑन इट इज टेकन एंड इट्स लोअर पार्ट इज बरीड इन द मॉइस्ट सॉइल। उस बड उस कट पार्ट का जो लोअर पार्ट है उसको सॉइल के अंदर जो है वो बरी कर दिया जाएगा। मान लो कि कुछ इस प्रकार था तो इतना इतना पार्ट जो है उसे बरी कर दिया जाएगा, ठीक है, या फिर जितना भी जो भी डिजायरेबल होता है उस प्रकार उसको बरी कर दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, थोड़े टाइम बाद उस ही बरीड पार्ट में से, मतलब बेसिकली वो जो हमने कट पार्ट जो था जिसको बरी किया था, अब नया प्लांट आ रहा है, ठीक है, अब नया प्लांट आ रहा है, इसे हम कह रहे होते हैं कटिंग। क्या था, कुछ नहीं था कि सिर्फ एक प्लांट का स्मॉल पार्ट था जिसको हमने कट किया और उसको हमने गाड़ दिया सॉइल में। क्या हुआ कि नया प्लांट ग्रो हो गया, भाई साहब नया प्लांट ग्रो हो गया। हमने कटिंग की बात कर ली है, हमने लेयरिंग की बात कर ली है, हमने ग्राफ्टिंग की बात कर ली है। वाई बारी, ग्रेट। इसके अंदर क्या था, कुछ नहीं था। ग्राफ्टिंग के अंदर एक रूटेड पार्ट रहता है जिसको हम कह रहे होते हैं स्टॉक, और एक होता है कट स्टेम वाला पार्ट जिसको हम कह रहे होते हैं सायन। दोनों को जब हम लोग जोड़ के रखते हैं तो क्या होता है कि प्लांट ग्रो हो रहा होता है, ठीक है, ये आर्टिफिशियल है। लेयरिंग भी आर्टिफिशियल है क्योंकि यहाँ पर हमको ह्यूमन एफर्ट्स लग रहे हैं, हमने वो ब्रांच को जो है वो उठाया। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हुक्स है। हुक क्यों यार, क्योंकि भाई सीधी सी बात है, उसको उस जगह पर होल्ड करके रखने के लिए हमें हुक्स की ज़रूरत पड़ेगी। वही बारी है, इसमें फिर रूट्स ग्रो हुए, न्यू रूट्स डेवलप हुए, और ये किस चीज़ की निशानी है, डेवलपमेंट की, ग्रोथ की निशानी है। तो यहाँ पर यार नया प्लांट जो है वो डेवलप हो जाता है, ग्रो हो जाता है, कुछ इस प्रकार। ओके, फिर हमने बात की कटिंग की कि कैसे एक प्लांट का एक स्मॉल पार्ट कट किया गया, ठीक है, और उसको सॉइल के अंदर जो है वो बरी कर दिया गया, मॉइस्ट सॉइल के अंदर, जिससे कि क्या हुआ, जिससे कि अब यार थोड़े टाइम बाद इट विल ऑल्सो ग्रो एज अ न्यू प्लांट। वाई बारी, ग्रेट, अमेजिंग। अब हम बात करने वाले हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, ठीक है, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। हमने ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर ली, हमने अलग अलग वैरायटी देख ली है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, फिर हमने वेजिटेटिव प्रोपोगेशन की बात कर ली। ऑलराइट, तो अभी हम पढ़ने वाले हैं यार सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हमने ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बातें कर ली है, हमने वेजिटेटिव प्रोपगेशन की भी बातें कर ली हैं। अभी हम बात करने वाले हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, जिसके अंदर हम लोग सबसे पहले देख रहे होंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, और उसके बाद में फिर हम लोग देख रहे होंगे क्या, उसके बाद फिर हम लोग देख रहे होंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स। वही बारी है, अरे क्या बात है, अमेजिंग, ग्रेट। पहले यार सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं, अमेजिंग, ग्रेट। पहले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, बेसिक फंडा जो है वो समझ लेते हैं।
इसके अंदर हमको पता है कि यार दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। ए सेक्सुअल के केस में क्या होता है कि सिर्फ एक पेरेंट इन्वॉल्व होता है, लेकिन सेक्सुअल के केस में क्या होता है कि दो पेरेंट्स जो है वो इन्वॉल्व होते हैं, वन मेल एंड वन फीमेल। ओके ग्रेट। मेल एंड फीमेल बोथ प्रोड्यूस सेल्स विच आर नोन एज गैमीट्स। तो मेल और फीमेल दोनों ही सेल्स प्रोड्यूस करते हैं जिसे हम कह रहे होते हैं गैमीट्स। मेल के केस में उसे हम कह रहे होते हैं स्पर्म सेल्स, ठीक है। मेल के केस में हम लोग उसे कह रहे होते हैं स्पर्म सेल्स, और फीमेल के केस में हम लोग उसके कहते हैं एग। वाई बारी ग्रेट। जब मेल एंड फीमेल कम टुगेदर एंड फ्यूज टू बेसिकली यहाँ पर आना चाहिए व्हेन मेल एंड फीमेल गैमीट कम टुगेदर, ठीक है। अमेजिंग। तो मैं पर लिख देता हूँ, जब यार मेल और फीमेल गैमीट जो है व्हेन दे कम टुगेदर, ओके। अब ऐसे उड़ के तो आएंगे नहीं, उसकी एक प्रोसेस होती है, राइट। तो व्हेन मेल एंड फीमेल गैमीट कम टुगेदर एंड फ्यूज, जब मेल और फीमेल गैमीट जो है वो साथ आते हैं, टुगेदर आते हैं, जब फ्यूज होते हैं, ठीक है, देन इट फॉर्म्स जाइगोट। क्या बनता है? इट फॉर्म्स जाइगोट एंड दिस इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन, ठीक है। दिस इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन व्हेन मेल गैमीट एंड फीमेल गैमीट फ्यूजेस, ठीक है, इसे हम कह रहे होते हैं फर्टिलाइजेशन। वाई बारी अमेजिंग ग्रेट। यार आगे और हम बात कर लेते हैं। बेसिकली गैमीट क्या है? गैमीट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ सेल एज इट कंटेन्स हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट इन फादर और मदर। देखो ये जो इन्फॉर्मेशन तुमको भी दे रहा हूँ, अगर तुम्हें नहीं समझ में आया तो एक बार बस पढ़ लेना, क्योंकि जो आगे हम पढ़ने वाले हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। गैमीट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ सेल। मान लो कि आपके जो बेसिकली जो गैमीट्स हैं, ठीक है, अब गैमीट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ सेल एज इट कंटेन्स हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट इन फादर और मदर। तो आपकी जो एनसीईआरटी है, ठीक है, जब आप एनसीईआरटी खोलोगे तो एनसीईआरटी के अंदर आपको ऐसी बहुत सारी इन्फो देखने को मिल जाएगी। ओके, मैं यही बता रहा था अभी आपको, ठीक है, ग्रेट। मान लेते हैं कि फादर हैज़ 2n क्रोमोसोम्स, ठीक है, तो द फादर हैज़ 2n क्रोमोसोम, देन द मेल गैमीट हैज़ n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। यानी कि हमने देखा, मान लेते हैं कि जो फादर हैज़ 2n क्रोमोसोम्स, तो जो मेल गैमीट है इट हैज़ n क्रोमोसोम्स। हम देख सकते हैं हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, ठीक है, ग्रेट। अगर मैं बात करता हूँ फीमेल की, या फिर मैं बात करता हूँ मदर की, लेट अस से मैं मदर लिख देता हूँ, ठीक है, थोड़ा कन्फ्यूजन कम हो जाएगा। मदर हैज़ 2n क्रोमोसोम्स, तो फीमेल गैमीट में क्या होगा? फीमेल गैमीट विल हैव n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, ठीक है, फीमेल गैमीट विल हैव n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, राइट। लेकिन देखो जरा, जब मेल गैमीट और फीमेल गैमीट फ्यूज होंगे, यानी कि n प्लस n होगा, तो क्या हो जाएगा? 2n हो जाएगा। अगेन आ रही भाई, तो फादर में कितने थे? 2n क्रोमोसोम्स, मदर में कितने थे? 2n क्रोमोसोम्स। यहाँ पर मेल गैमीट में n क्रोमोसोम्स, फीमेल गैमीट में n क्रोमोसोम्स, लेकिन जब दोनों फ्यूज होते हैं तो टुगेदर कितना बन जाता है? 2n क्रोमोसोम्स। हमें इससे मतलब है। वाई बारी ग्रेट। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार यार पढ़ लेना, इसमें कोई भी रॉकेट साइंस है नहीं, ठीक है। अभी आगे हम जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स पढ़ रहे होंगे वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स की। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट पोर्शन है आपकी बायोलॉजी का, इस चैप्टर का, क्योंकि यार ये है बड़ा आसान, लेकिन ये नंबर भी उतना ही कैरी कर रहा होता है, ठीक है। मतलब थोड़ा सा ट्रिकी भी लगता है कुछ बच्चों को, लेकिन ये नंबर भी उतना ही कैरी करता है, ठीक है, ग्रेट। ओके, दिस इज हिबिस्कस, तो हम वही एग्जांपल ले रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, ग्रुप ऑफ सेपल्स इज नोन एज कैलिक्स, वो बात करते हैं आगे, चिंता मत करो। अच्छा, अब बात करते हैं यार इस पूरे ये जो हमारा यहाँ पर क्या है, ये जो हमारा पूरा हमको यहाँ पर हिबिस्कस दिख रहा है, इसके वेरियस पार्ट्स की बात करते हैं कि क्या क्या काम होता है हर एक पार्ट का। गाड़ी के अंदर भी हर एक पार्ट का कोई ना कोई फंक्शन होता है। सिमिलरली प्लांट्स के अंदर भी, या फिर हमारे हिबिस्कस के अंदर भी, फ्लावर के अंदर भी हर एक पार्ट का कुछ ना कुछ काम होता है। वो काम के बारे में हम लोग आज बात कर रहे होंगे। सबसे पहले बात करते हैं सेपल की। तो बेसिकली ये जो ग्रीन कलर्ड पार्ट दिख रहा है ना, ये जो ग्रीन कलर्ड पार्ट दिख रहा है, इसको हम कह रहे होते हैं सेपल, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं सेपल। इट इज़ अ ग्रीन कलर्ड पार्ट बीनीथ द पेटल्स। और ये जो है पर रंग बिरंगे जो हमें यहाँ पर जो क्या कह सकता हूँ इसको मैं, पेटल्स दिख रहे हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं? पेटल्स कहते हैं, ठीक है। ओके, तो जो होते हैं ना, मतलब हम फ्लावर देखते हैं, फ्लावर की जो पंखुड़ी होती है, हाँ वो वर्ड मुझे याद नहीं आ रहा, तो जो पंखुड़ी होती है उसे हम पेटल कह रहे होते हैं। वही बारी है, ग्रेट। अच्छा, तो क्या है ये जो पेटल्स है, पेटल्स के नीचे क्या है? सेपल्स हैं, ठीक है, ये बात हम समझ चुके हैं। पेटल्स प्रोटेक्ट राइजिंग बर्ड्स। बेसिकली यार जब फूल एक कली होती है, ठीक है, जब फूल एक कली होती है तो हमने देखा होगा कुछ इस प्रकार की कली होती है ना, ऐसी बंद सी कली होती है। तो बेसिकली उस बर्ड को प्रोटेक्ट कौन करता है? सेपल, ठीक है। वो बर्ड को प्रोटेक्ट कौन करता है? सेपल। जैसे जैसे वो कली जो है वो खिलने लगती, सेपल ऐसा होने लगता है ना, और फूल खिलने लगता है। तो बेसिकली ये वो सेपल है जो कि एक ज़माने में, एक टाइम पे बर्ड को जो है वो प्रोटेक्ट कर रहा था, ठीक है, ग्रेट। तो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है इसका, क्योंकि ये बर्ड को प्रोटेक्ट करने का काम करता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है, याद रखना। यहाँ पर लिखा भी हुआ है और आपकी बुक के अंदर भी ये दिया होगा कहीं ना कहीं। दे फॉर्म द आउटर मोस्ट वर्ल ऑफ द फ्लावर। देखो यार ये क्या, दिस इज फॉर्मिंग द आउटर मोस्ट वर्ल ऑफ द फ्लावर, ठीक है, दिस इज फॉर्मिंग द आउटर मोस्ट वर्ल ऑफ द फ्लावर। आउटर मोस्ट वर्ल ऑफ द फ्लावर मतलब हम देख सकते हैं कि जो आउटर मोस्ट वर्ल है, देख सकते हैं जो पेटल है, ठीक है, जो पेटल है वो इनर वर्ल्ड फॉर्म कर रहा है, लेकिन जो सेपल है वो आउटर मोस्ट वर्ल्ड जो है वो फॉर्म कर रहा है। वाई बारी ग्रेट, इट इज फॉर्मिंग दी आउटर मोस्ट वर्ल्ड। ओके, अमेजिंग, ग्रेट। अच्छा, अब हम बात करते हैं इट गिव सपोर्ट टू इनर वर्ल्ड। ऑफकोर्स अब आउटर वर्ल्ड है, तो वो इनर वर्ल्ड को सपोर्ट तो करेगा, है कि नहीं? अमेजिंग, ग्रेट। ओके, तो अब हम बात करने वाले हैं इन पेटल्स की, ठीक है। अब हम बात करेंगे इन पेटल्स की, पेटल्स का क्या फंक्शन होता है।
पेटल इज अ कलरफुल पार्ट, दिस लेयर लाइज जस्ट अबव द सेपल लेयर, ये सेपल की लेयर है, इसके जस्ट अबव हम देख सकते हैं कि पेटल की लेयर है, कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है। ओके, कलरफुल पार्ट है, हाँ बिल्कुल है, रंग बिरंगे हैं। अच्छा, दे आर ऑफन ब्राइट इन कलर एज देयर मेन फंक्शन इज टू अट्रैक्ट पॉलिनेटर्स, हम देख सकते हैं कि यहाँ पर कलर जो होते हैं वो काफ़ी ब्राइट होते हैं, काफ़ी अट्रैक्टिव होते हैं। क्यों होते हैं? मान लो कि हम किसी शॉप में शॉपिंग करने के लिए जा रहे हैं, जब तक उसका डेकोरेशन, जब तक वहाँ का जो भी आप जितने भी प्रोडक्ट्स हैं अगर वो अट्रैक्टिव नहीं है, कोई भी कस्टमर उस शॉप में नहीं जाता है। सिमिलरली यार ये जो पेटल्स होते हैं ना, ये काफ़ी अट्रैक्टिव होते हैं। क्यों? क्योंकि इन्हें अट्रैक्ट करना होता है किसको? पॉलिनेटर्स को। ठीक है, किसको अट्रैक्ट करना होता है? पॉलिनेटर्स। पॉलिनेटर्स में कौन कौन आते हैं? जैसे कि हमारे इंसेक्ट्स हो गए, है ना, बीज हो गई, बटरफ्लाइज हो गए। ठीक है, क्यों? वो हम आगे समझेंगे। ठीक है, बस इतना भी समझो कि पेटल्स जो है वो काम क्या करता है। सबसे पहले तो यार ये एक ब्राइट पार्ट होता है, एक कलरफुल पार्ट होता है। ठीक है, उसके बाद में इसका मेन फंक्शन ये है कि भाई ये ब्राइट है, कलरफुल है, तो इसका मेन फंक्शन है पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करना, जो कि हम यहाँ पर पढ़ सकते हैं। ठीक है, ग्रेट। ये क्या फॉर्म कर रहे हैं? ये फॉर्म कर रहे हैं हमारा जो इनर वर्ल्ड होता है वो पूरा कंप्लीटली ये फॉर्म कर रहे होते हैं। ठीक है, उसमें कोई चिंता नहीं है हमको। द पेटल्स आर कलेक्टिवली नोन एज कोरोला, याद रखना, द पेटल्स आर कलेक्टिवली नोन एज कोरोला, पेटल्स को हम कलेक्टिवली बोल रहे होते हैं कोरोला। और जो सेपल्स होते हैं, ये जो हमारे सेपल्स होते हैं, इसको हम कलेक्टिवली बोल रहे होते हैं कैलिक्स। कोरोला और कैलिक्स में कंफ्यूज मत होना, कुरला नहीं है, ठीक है, कोरोना नहीं है, कोरोला है। ठीक है, ग्रेट, अमेजिंग। ओके, तो ये बात हम समझ चुके हैं, वही बारी, ग्रेट। तो कोरोला जो होता है कलेक्टिवली पेटल्स को कोरोला कहा जाता है। ओके, ग्रेट। सेपल की बात कर ली, पेटल्स की बात कर ली, कोई रॉकेट साइंस नहीं था। अच्छा, अब बात करते हैं पिस्टिल की। पिस्टिल क्या है? पिस्टिल इज द फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर। ठीक है, पिस्टिल इज दी, अब हम जब बात कर रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो हमें कहीं ना कहीं फीमेल पार्ट, कहीं ना कहीं मेल पार्ट, कहीं ना कहीं फीमेल गैमीट, कहीं ना कहीं मेल गैमीट की बात करनी पड़ेगी। ओके, तो अभी हम बात करने वाले इस पिस्टिल के बारे में, विच फॉर्म्स द फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर। दिस फॉर्म्स द फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर। ओके, अ कलेक्शन ऑफ पिस्टिल इज नोन एज गाइनोशियम। गाइनोशियम, ठीक है, अ कलेक्शन ऑफ पिस्टिल्स इज कॉल्ड द गाइनोशियम। ओके, ग्रेट। अभी हम इसका इंपॉर्टेंस समझेंगे। इसके जो सारे, ये जो स्टिग्मा है, स्टाइल है, ओवरी है, ओव्यूल है, एम्ब्रियो सैक है, इसके बारे में हम लोग समझ रहे होंगे। करें स्टार्ट? ओके, करते हैं स्टार्ट। बड़ा ही आसान है, चिंता करने वाली कोई भी बात नहीं है। प्रबंध करते हैं, रुक जाओ, देखो जरा। स्टाइल, स्टाइल वाला स्टाइल नहीं, ठीक है, स्टाइल। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये है हमारा स्टाइल, है ना, ये क्या है? ये है हमारा यहाँ पर, ये स्टाइल है। ठीक है, इस स्टाइल का काम क्या है? अच्छा, पढ़ लेते हैं। स्टाइल इज ए लॉन्ग स्लेंडर स्टॉक, लंबा है। ओके, ग्रेट। दैट होल्ड्स द स्टिग्मा। यहाँ पर ऊपर हम देख सकते हैं कि क्या है, यहाँ पर क्या है? स्टिग्मा है। ये क्या है? स्टिग्मा है। इट इज होल्डिंग द स्टिग्मा। अच्छा, समझ गए। Once the pollen grain reaches the stigma, the style starts to become hollow and forms a tube called the pollen tube, which takes the pollen to the ovaries to enable fertilization. ठीक है, अच्छा, नहीं समझ में आया भैया, क्योंकि अभी तक हमने पॉलिनेशन और अभी तक हमने फर्टिलाइजेशन के बारे में नहीं समझा, जो कि हम समझ रहे होंगे। जब मैं स्टिग्मा की बात करता हूँ तो तुम स्टिग्मा का बस फंक्शन अभी देख लो। अब मैं आगे जब तुमको समझाऊंगा पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन, तो तुमको ये सारी चीज़ें आसानी से समझ में आ रही होंगी। ठीक है, ग्रेट। देखो जरा, स्टिग्मा, दिस इज फाउंड एट द टिप ऑफ द स्टाइल। ये हमारा स्टाइल है। इस स्टाइल के ये जो टिप पे, ये टिप है, ये टिप पे हमें क्या मिल रहा है? दिस इज स्टिग्मा। ओके, दिस इज स्टिग्मा। द स्टिग्मा कंटेन्स अ स्टिकी सब्सटेंस। ओके, द स्टिग्मा कंटेन्स अ स्टिकी सब्सटेंस हुज जॉब इज टू कैच पोलन ग्रेन्स। यार हमने देखा है ना कि हमारा जो टेप होता है, टेप हाँ, चिपकाने वाला टेप जो होता है, अगर उस पर कोई ऐसे छोटे मोटे डस्ट पार्टिकल्स अगर गिर जाते हैं तो क्या होता है कि वो चिपक जाते हैं उसके ऊपर। ठीक है, वो चिपक जाते हैं उसके ऊपर, वो निकलते नहीं हैं, वो चिपक जाते हैं। राइट, ग्रेट। सिमिलरली जो हमारा स्टिग्मा होता है ना, उसके अंदर कुछ ऐसे स्टिकी सब्सटेंसेस होते हैं कि जो पोलन ग्रेन्स होते हैं ना, वो आकर उस पर चिपक जाते हैं। ठीक है, वो आकर उस पर चिपक जाते हैं। ओके, ग्रेट। समझाऊंगा, चिंता मत करो, अभी सिर्फ इंट्रोडक्शन ले लो। ओके, ग्रेट। विच आर डिस्पर्स थ्रू विंड। ऑफ कोर्स पोलन ग्रेन सब खुद चल के तो आएंगे नहीं, कोई ना कोई मीडियम से वो ट्रांसफर हो रहे होंगे। ठीक है, दे आर रिस्पॉन्सिबल टू बिगिन द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन। अच्छा, ग्रेट। ओवरी, दे फॉर्म द बेस ऑफ द पिस्टल। ये हम देख सकते हैं, बेस ऑफ द पिस्टल, ये ओवरी हमारी है, यहाँ पर लिखा हुआ है, ये रहा ओवरी लिखा हुआ है। ओके, ग्रेट, अमेजिंग। द ओवरी होल्ड दी ओव्यूल्स। ठीक है, याद रखना, द ओवरी होल्ड दी ओव्यूल्स। ओके, ग्रेट। ओव्यूल्स की बात करते हैं तो दीज आर दी एग सेल्स ऑफ अ फ्लावर। ठीक है, अच्छा, दे आर कंटेंट इन दी ओवरी, तो हम ये समझ चुके हैं, दे आर दी एक्स। बेसिकली यार हमको जब ये जब हम स्ट्रक्चर देखेंगे ना, इसके अंदर हम लोग बात कर रहे होंगे हमारे फीमेल गैमेट की, फिर हम बात करेंगे पोलर न्यूक्लियाई की। ठीक है, फिर हम थोड़े बहुत एंटीपोडल्स की बात करेंगे, तो काफ़ी सारी चीज़ों की हम बात कर रहे होते हैं। ओके, तो ओवरी के अंदर हमें देखने को मिलता है ओव्यूल विच आर दी फीमेल एग सेल्स। ठीक है, ग्रेट। अब स्टार्ट करते हैं कि भाई साहब पॉलिनेशन होता किस प्रकार है। ठीक है, ये जो पॉलिनेशन की प्रोसेस है ये होती किस प्रकार है, उसके भी पहले हम लोग पहले मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स की बात कर लेते हैं। तो जो स्टेमन होता है, these are the male parts of the flower. Okay, these are the male parts of the flower. Many stamens are collectively known as androecium. हमने बात की गाइनोशियम की, ठीक है, कि कलेक्टिवली नोन एज गाइनोशियम फीमेल वाले में, और मेल वाले में कलेक्टिवली नोन एज एंड्रोशियम। ओके, ग्रेट। यार ये जो है ना, ये क्या है? दिस इज कलेक्टिवली नोन एज
दिस इज कलेक्टिवली नोन एज, ये क्या है, ये एंथर है और फिलामेंट है, ठीक है। इनको मिला के क्या बन रहा है, स्टेमन बन रहा है, ठीक है। इनको मिला के क्या बन रहा है, स्टेमन बन रहा है। और उसको याद कैसे रख सकते हैं कि ये मेल पार्ट है, स्टेमन, मैन आ रहा है इसमें, ओके। सो दिस इज व्हाट, दिस इज मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ओके ग्रेट। अब यार एक चीज़ हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो एंथर है, अगर हम थोड़ा सा डीप देखते हैं तो यार यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं पोलन सैक्स। क्या देखने को मिलते हैं, पोलन सैक्स। तुम समझ लो कि ये बोरी है, किस चीज़ की, आटे की बोरी है, ठीक है। जैसे कि आटे की बोरी में आटा होता है, सिमिलरली इस पोलन की बोरी में, पोलन सैक्स में क्या होंगे, पोलन ग्रेन्स होते हैं, ठीक है। बहुत सारे पोलन ग्रेन्स होते हैं, ओके ग्रेट। अच्छा, और यहाँ से सारी कहानी अब जो है वो शुरू होने वाली है, ठीक है। तो सिट बैक, रिलैक्स, अब यहाँ से सारी की सारी जो कहानी है वो शुरू होने वाली है, ओके ग्रेट। तो ये जो पोलन सैक्स होते हैं इसके अंदर क्या होते हैं, पोलन ग्रेन्स होते हैं, ओके ग्रेट अमेजिंग। इसके अंदर क्या होता है कि पोलन ग्रेन्स होते हैं। अब बेसिकली पॉलिनेशन के थ्रू, किस चीज़ के थ्रू, पॉलिनेशन के थ्रू जो पोलन ग्रेन्स होते हैं ना, वो इस एंथर से, यहाँ पर ये एंथर है, इस एंथर से कहाँ जा रहे होते हैं, स्टिग्मा पे। कैसे भैया, मैंने कहा ये देखो, ये देखो, ये क्या है हमारा, ये क्या है हमारा, एंथर है, ठीक है। ये क्या है, मैंने अभी ग्रीन से मार्क किया, ये क्या है, एंथर है, ठीक है। हमको पता है इसके अंदर क्या है कि पोलन सैक्स, जिसके अंदर पोलन ग्रेन्स होते हैं, ओके। वेरियस मीन्स के थ्रू, जैसे कि हो सकता है कि शायद इंसेक्ट्स के थ्रू या फिर हवा के थ्रू, क्या होता है ना कि जो पोलन ग्रेन्स होती हैं, जो पोलन ग्रेन्स होती है ना, वो ऐसी हवा में उड़ने लगती है। अब उड़ने लगेगी ऑफकोर्स, तो यार क्या होता है कि जो पोलन ग्रेन्स होती है वो यहाँ पर स्टिग्मा पे आ जाती है, और वो स्टिग्मा पे आके क्या होती है, चिपक जाती है, स्टिक हो जाती है। जो पोलन ग्रेन्स होती हैं, क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि ऑफकोर्स सर पोलन ग्रेन्स जो है उनका उस मेल पोलन ग्रेन्स के अंदर जो मेल गैमीट है उसका फीमेल गैमीट से फ्यूज होना इंपॉर्टेंट है। जब तक वो फ्यूज नहीं होगा तब तक कैसे यहाँ पर रिप्रोडक्शन होगा, तब तक कैसे एक नया फ्लावर और बन रहा होगा हमारा, या फिर कैसे प्रोसेस कैसे आगे बढ़ेगी, फर्टिलाइजेशन कैसे होगा, ठीक है ग्रेट। तो उसके लिए यार, उसके लिए हमें बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझना, ओके बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझना, ग्रेट। अच्छा ठीक है, अब क्या होता है ना कि ये जो पोलन ग्रेन्स है वो ऐसे उड़ते उड़ते बाय डिफरेंट मीन्स, हो सकता है इंसेक्ट्स के थ्रू आ रहे हो सकता है कि हवा के थ्रू आ रहे हो सकता है पानी के थ्रू आ रहे हो, किसी के भी थ्रू, ठीक है। वो आकर इस स्टिग्मा पर चिपक जाते हैं, ठीक है। क्यों, हमने अभी बात की थी स्टिग्मा कैसा होता है, स्टिग्मा के अंदर एक स्टिकी सब्सटेंस होता है, ठीक है। वहाँ पर क्या होता है कि एक स्टिकी सब्सटेंस होता है, ओके ग्रेट। अच्छा, अब क्या हुआ कि ये पोलन ग्रेन्स जो है वो आकर चिपक गए, ये जो पोलन ग्रेन्स है अब वो आकर उस पर चिपक चुके हैं, ठीक है। अब क्या होगा, तो अब कुछ ऐसी प्रोसेस हो रही होगी। समझ गए हम पॉलिनेशन क्या होता है, पॉलिनेशन की बेसिक डेफिनेशन क्या है। पॉलिनेशन की डेफिनेशन है द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। एंथर क्या है, मेल पार्ट है, और स्टिग्मा क्या है, फीमेल पार्ट है, ठीक है ग्रेट। तो पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफर तो यहाँ पर हो गया, ठीक है। पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफर तो यहाँ पर हो गया। अब पोलन ग्रेन्स का जो ट्रांसफर हुआ है, अब जो पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफर हुआ है भाई साहब, वो सेल्फ पोलिनेशन भी हो सकता है और क्रॉस पोलिनेशन भी हो सकता है। कैसे भैया, मैंने कहा अगर इसी फ्लावर के एंथर से इसी फ्लावर के स्टिग्मा पर अगर पोलन ग्रेन्स ट्रांसफर हो रहे हैं, वापस से मेरी बात को सुनना, सेम इस ही फ्लावर के, इस सेम फ्लावर के एंथर से इस सेम फ्लावर के स्टिग्मा पर पोलन ग्रेन्स जो है वो अगर ट्रांसफर हो रहे हैं तो उसे हम कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक है। सेल्फ समझ में आ रहा है भाई साहब, इसी फ्लावर का एंथर इसी फ्लावर का स्टिग्मा, ओके ग्रेट। अब जब हम बात करते हैं क्रॉस पॉलिनेशन की, तो नाम से समझ में आ रहा है भाई साहब, किसी दूसरे फ्लावर के एंथर से किसी दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर जब ये पोलन ग्रेन्स ट्रांसफर होते हैं, जब ये पोलन ग्रेन्स जो है वो पहुंचते हैं, उसे हम कह रहे होते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ में क्या था भाई साहब, उसी फ्लावर का एंथर और उसी फ्लावर का स्टिग्मा, लेकिन क्रॉस पॉलिनेशन में किसी एक फ्लावर का एंथर, वहाँ से जो पोलन ग्रेन्स है वो क्या हो रहा है कि वो ट्रैवल करते करते कहाँ जा रहे हैं, वो कहाँ पहुँचे जा रहे हैं, वो पहुँच रहे हैं दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे। वाई वेरी ग्रेट। अब हो सकता है कि शायद वो उसी प्लांट का दूसरा फ्लावर हो, हमको पता है कि ऐसा नहीं होता कि एक प्लांट में सिर्फ एक ही फ्लावर होता है। हो सकता है कि मान लेते हैं कि यहाँ पर एक फ्लावर है ऐसा ऐसा और यहाँ पर एक फ्लावर है ऐसा ऐसा, तो हो सकता है कि यहाँ से यहाँ पर आ रहा हूँ, ठीक है, वो भी क्रॉस पॉलिनेशन है। और हो सकता है कि इस वाले फ्लावर से किसी दूसरे वाले प्लांट के फ्लावर पर जा रहा हूँ, ठीक है ग्रेट अमेजिंग। तो ये क्रॉस पॉलिनेशन है, क्यों, क्योंकि वो अब वो उस एंथर से उसकी स्टिग्मा पर नहीं जा रहा, अब वो उसके एंथर से किसी और के स्टिग्मा पर जा रहा है। और ये कैसे होगा, अपने आप तो होगा नहीं, ओके। तो यहाँ पर हम पढ़ सकते हैं कि क्रॉस पॉलिनेशन में देन बी बॉट अबाउट बाय नंबर ऑफ एजेंट्स, बहुत सारे डिफरेंट एजेंट्स के थ्रू हो सकता है, जैसे कि इंसेक्ट्स, जैसे कि विंड, इंसेक्ट्स के थ्रू, इंसेक्ट्स के जो पैर होते हैं उस पर चिपक सकते हैं, और जैसे ही वो स्टिग्मा पर जाकर बैठेंगे वहाँ पर क्या होगा कि वहाँ पर वो स्टिग्मा पर चिपक जाते हैं, ठीक है। विंड से, हवा से ट्रैवल करते करते पहुँच गए, ठीक है ग्रेट। अच्छा, अब बात करते हैं फर्टिलाइजेशन की कि क्या हो रहा होता है। हमने पॉलिनेशन समझ लिया, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन समझ लिया हमने कि भाई साहब पॉलिनेशन के अंदर ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स हो रहा है फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। फिर सेल्फ पॉलिनेशन समझा, क्रॉस पॉलिनेशन समझा, अब हो गया, ठीक है, सब हो गया, खत्म बात। अब जो पोलन ग्रेन है ना वो स्टिग्मा पर आकर चिपक गया, ठीक है। अब जो पोलन ग्रेन है वो स्टिग्मा पर आकर चिपक गया। व्हेन अ पोलन लोड ऑफ 500 to 200 पोलन ग्रेन्स इज डिपॉजिटेड ऑन द स्टिग्मा एट अ टाइम, ईच पोलन ग्रेन ग्रोज अ पोलन ट्यूब इनटू, ठीक है।
जब ये पोलन ग्रेन्स जो होती है ना, जब ये आकर चिपक जाते हैं तो क्या होता है कि वो पोलन ग्रेन्स की तुलना अब एक पोलन ट्यूब निकलने लगती है। क्या होता है कि एक पोलन ट्यूब जो है वो निकलने लगती है। ओके ग्रेट। द पोलन ट्यूब्स दैट ग्रोज द फास्टेस्ट रीच द ओव्यूल्स फर्स्ट फ्यूज। जो अब बहुत सारे पोलन ग्रेन्स है, सब में कंपटीशन लगेगा, लेकिन जो पोलन ट्यूब जो है वो जो सबसे तेज होगा, ठीक है, जो पोलन ट्यूब सबसे तेज होगा वो क्या होगा, जो बेसिकली जो पोलन ट्यूब सबसे पहले ओव्यूल्स तक पहुंच रहा होगा, ठीक है, वो फ्यूज होगा। सीधी सी बात है। और हम लोग जो है वो ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर भी यही समझ रहे होंगे कि जो स्पर्म सेल जो होता है वो सबसे पहले पहुंचता है, सबसे पहले फ्यूज करता है, ठीक है, वो जीत जाता है। सिमिलरली यहाँ पर भी क्या होगा कि यार जो पोलन ग्रेन्स होते हैं उसमें जो पोलन ट्यूब निकल रहा है, ऑफकोर्स एक पोलन ग्रेन तो नहीं है, बहुत सारी पोलन ग्रेन्स है, ठीक है, जो पोलन ट्यूब सबसे पहले पहुंचेगी वो फ्यूज होगी। अच्छा ग्रेट, आगे बढ़ते हैं। अच्छा अब बेसिकली क्या होता है कि इसको समझने से पहले हमें समझना ये इंपॉर्टेंट है कि एक्चुअली प्रोसेस चल क्या रही होती है। हमें यहाँ पर देखने को मिलता है डबल फर्टिलाइजेशन। बेसिकली ये तो हम समझ गए कि क्या हो रहा है यहाँ पर। ये फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस में अभी तुमको नहीं समझा रहा हूँ क्योंकि वो तुम्हें डबल फर्टिलाइजेशन में समझ में आएगी। सबसे पहले क्या हुआ, पॉलिनेशन हुआ, ठीक है। पोलन ग्रेन्स जो थी वो क्या हुआ कि स्टिग्मा पर आकर चिपक गई। ओके ग्रेट, अमेजिंग। फिर क्या हुआ कि पोलन ट्यूब्स निकल रहे थे। अच्छा चलो तुमको वो रेस नहीं याद रखनी, बस इतना याद रखो कि पोलन ग्रेन जो होती है उसमें से पोलन ट्यूब निकल रही होती है। ओके एंड अगेन एक चीज़ समझो, हमने बात की थी ना स्टाइल की, तो ऑफकोर्स जो पोलन ट्यूब है जो अब वो वहाँ से पास कर रही है तो उसको थोड़ा सा हॉलो होना पड़ेगा। ग्रेट, अमेजिंग। यहाँ तक हमने बात कर लिया, ठीक है। अब यार ये जो ओव्यूल होता है ना, वो फ्यूचर में जाके क्या बनता है, सीड बनता है। जो ओवरी के अंदर का जो ये ओव्यूल होता है वो फ्यूचर में जाके क्या बनता है, सीड बनता है। वो फ्यूचर में जाके क्या बनता है, बीज, सीड बनता है, ठीक है। और जो ओवरी होता है, ये जो ओवरी होता है, ठीक है, ये फ्यूचर में जाके क्या बनता है, ये फ्यूचर में जाके फ्रूट बनता है, ठीक है। आ रही है फील आ रही है अभी कि भाई साहब जो ओव्यूल होता है ना वो फ्यूचर में जाके सीड बनता है, और जो ओवरी होता है वो फ्यूचर में जाके क्या बनता है, वो फ्यूचर में जाके बनता है आपका फ्रूट। ओके ग्रेट, आगे बढ़ते हैं। अच्छा अब बात करते हैं कि बेसिकली हो क्या रहा होता है, ठीक है। यार जो हमारा पोलन ग्रेन होता है ना उसके अंदर 2 मेल गैमीट्स होते हैं, ठीक है। जो पोलन ग्रेन होता है ना उसके अंदर यार 2 मेल गैमीट्स होते हैं, 2 न्यूक्लियाई होता है, आप कह सकते हो, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ 1 मेल गैमीट विद द एग अलॉन्ग विद द यूनियन ऑफ द सेकंड मेल गैमीट विद द 2 पोलर न्यूक्लियाई और द सेकेंडरी न्यूक्लियस इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। भैया कुछ भी समझ नहीं आया, कैसे क्या है ये, समझाओ हमको। मैंने कहा यार जो आपका पोलन ग्रेन होता है ना, पोलन ग्रेन के अंदर क्या होता है बेसिकली कि 2 मेल गैमीट्स होते हैं, 2 न्यूक्लियाई होते हैं, आप कह सकते हैं, ठीक है ग्रेट। अब यार यहाँ पर अगर तुम थोड़ा ध्यान से देखते हो तो यहाँ पर एग सेल्स भी है और यहाँ पर क्या है, ये है पोलर न्यूक्लिया, ठीक है, ये है पोलर न्यूक्लिया। बेसिकली क्या होता है ना कि एक मेल गैमीट जो 2 मेल गैमीट से, तो एक मेल गैमीट क्या होता है कि वो एग के साथ में फ्यूज हो जाता है, ठीक है। एक मेल गैमीट जो है वो एग के साथ में फ्यूज हो जाता है, ठीक है ग्रेट। एक मेल गैमीट जो है वो एग के साथ में फ्यूज हो जाता है, ठीक है। ओके ग्रेट। तो आउट ऑफ द 2 मेल गैमीट्स, जो 2 मेल गैमीट्स हैं उसमें से जो एक मेल गैमीट है वो क्या करता है, वो एग के साथ में फ्यूज हो जाता है, ठीक है। इसको हम कह रहे होते हैं सिनगैमी, ठीक है, इसको हम कह रहे होते हैं सिनगैमी। पोलन ट्यूब से क्या हुआ, पोलन ग्रेन आ रहा था, उसके अंदर क्या थे, 2 मेल गैमीट्स थे, ठीक है। अभी यहाँ पर हमको देखना एक चीज़ इंपॉर्टेंट है यार कि यहाँ पर हमारे काम का जो है वो है पोलर न्यूक्लिया, और उसके बाद में हमारा काम का जो है वो है हमारा एग सेल। जो 2 यहाँ पर मेल गैमीट्स थे उनमें से ऑफकोर्स अब 2 हैं, तो ये दोनों जो है उसमें से एक जो है वो क्या करता है, एक जो है वो एग के साथ में फ्यूज हो जाता है, ठीक है। एक मेल गैमीट जो है वो एग के साथ में फ्यूज हो जाता है, ठीक है। ओके, टू कैरी आउट द जनरेटिव फर्टिलाइजेशन, ठीक है, टू कैरी आउट द जनरेटिव फर्टिलाइजेशन, जिसको हम कह रहे होते हैं सिनगैमी। इस प्रोसेस को हम कह रहे होते हैं सिनगैमी। वाई बारी है, ग्रेट। एक मेल गैमीट एक सेल के साथ में फ्यूज हुआ, क्या प्रोसेस है, फर्टिलाइजेशन। क्यों, क्योंकि अभी आगे जाके क्या होगा, अब आगे जाके ये जाइगोट बनाएगा, ठीक है, आगे जाके ये जाइगोट बनाएगा, ठीक है, जो कि फर्दर फ्यूचर में जाके जो है वो डेवलप करेगा, ठीक है ग्रेट, अमेजिंग। अब यार एक मेल गैमीट तो यहाँ पर एग के साथ में फ्यूज हो गया, अब दूसरे मेल गैमीट का क्या, तो जो दूसरा मेल गैमीट होता है, द सेकंड मेल गैमीट फ्यूजेस विद द 2 पोलर न्यूक्लिया। यहाँ पर जो हम ये 2 पोलर न्यूक्लिया देख सकते हैं ना, जिसको मैंने अभी मार्क किया है, ठीक है, ये जो 2 पोलर न्यूक्लिया होते हैं, ठीक है, ये जो 2 पोलर न्यूक्लिया होते हैं इनके साथ में जो हमारा दूसरा मेल गैमीट होता है वो फ्यूज करता है। एक मेल गैमीट एग के साथ में फ्यूज कर गया, ये जो दूसरा मेल गैमीट होता है ना ये क्या करता है कि ये पोलर न्यूक्लिया के साथ में फ्यूज करता है, ठीक है, ये जाके इन पोलर न्यूक्लिया के साथ में जो है वो फ्यूज करता है, देख सकते हैं हम। द सेकंड मेल गैमीट फ्यूजेस विद द 2 पोलर न्यूक्लिया, ठीक है, दिस इज कॉल्ड ट्रिपल फ्यूजन विच फॉर्म्स द एंडोस्पर्म। बेसिकली भाई साहब इसको हम कह रहे होते हैं ट्रिपल फ्यूजन, ठीक है, इसको हम कह रहे होते हैं ट्रिपल फ्यूजन। अगर तुम्हें ट्रिपल याद रखना हो, कैसे याद रखो कि एक मेल गैमीट है और पोलर न्यूक्लिया है, तो पोलर न्यूक्लिया में हमें 2 दिख रहे हैं,
ठीक है ग्रेट, ऐसे मतलब याद रख सकते हो, लेकिन हाँ इसको ट्रिपल फ्यूजन बोलते हैं, इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं है। ठीक है ग्रेट। एक मेल गैमीट जो था वो क्या हुआ, उसने वो फ्यूज हो गया एग के साथ में। ठीक है, दूसरा मेल गैमीट जो है वो क्या हुआ, वो फ्यूज हो गया पोलर न्यूक्लिया के साथ में। ये मेल गैमीट के साथ में फ्यूज होकर बना देता है जायगोट, और ये जब मेल गैमीट के साथ में फ्यूज होता है पोलर न्यूक्लिया तो ये बनता है एंडोस्पर्म, ये बनता है एंडोस्पर्म। ठीक है ग्रेट, अमेजिंग, इतना हम समझ चुके हैं, क्या बात है, ओहो अमेजिंग। ये पूरी प्रोसेस जो होती है, ये पूरी प्रोसेस अभी ध्यान से समझना, हमने क्या क्या समझ लिया, हमने समझ लिया यहाँ पर कि सिनगैमी क्या होता है, यानी कि हमारा जो जनरेटिव फर्टिलाइजेशन, देखो वो हमने समझ लिया क्या होता है। हमने समझ लिया कि जो दूसरा जो मेल गैमीट होता है वो फ्यूज करता है पोलर न्यूक्लिया के साथ में, ठीक है, टू फॉर्म द एंडोस्पर्म। ये चीज़ को हमें ध्यान रखना है कि पहला मेल गैमीट एग के साथ में फ्यूज कर रहा है, ठीक है, टू फॉर्म जायगोट। दूसरा मेल गैमीट जो है वो पोलर न्यूक्लिया के साथ में फ्यूज कर रहा है टू फॉर्म एंडोस्पर्म। वही बारी है, ग्रेट। अब ध्यान से डेफिनेशन को सुनना, क्योंकि इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। वो क्या करते हैं कि सिनगैमी और जो पोलर न्यूक्लिया के साथ में फ्यूजन हो रहा है मेल गैमीट को का, उसको कलेक्टिवली ट्रिपल फ्यूजन बोल देते हैं। लेकिन एक्चुअली डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है और ट्रिपल फ्यूजन क्या होता है उसको हम समझते हैं। द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ वन मेल गैमीट विद द एग, ठीक है, द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन ऑफ वन मेल गैमीट विद द एग अलॉन्ग विथ, ठीक है, इसी के अंदर अलॉन्ग विद द यूनियन ऑफ सेकेंड मेल गैमीट, जो एक और मेल गैमीट है, विथ along with the union of the second male gamete with the two polar nuclei or the secondary nucleus is called double fertilization। ये दोनों मिला के डबल फर्टिलाइजेशन है, ठीक है। लेकिन अगर तुम सिर्फ इसकी बात करते हो तो ये क्या है, दिस इज सिनगैमी, ये लिखा है यहाँ पर। आउट ऑफ द टू मेल गैमीट्स द वन फ्यूजेस विद द एग टू कैरी आउट जनरेटिव फर्टिलाइजेशन ऑफ सिनगैमी। अगर तुम सिर्फ इसकी बात करते हो तो ये क्या है, ये है ट्रिपल फ्यूजन, ये ट्रिपल फ्यूजन। लेकिन ये दोनों मिला के क्या बनता है, ये बनता है डबल फर्टिलाइजेशन। वही बारी अभी, ग्रेट, अमेजिंग। अब यार आपका एक टास्क है कि आप मुझे एक चीज़ बता रहे होंगे कि ये जायगोट बन गया, ये फ्यूचर में जाकर डेवलप होगा, सब कुछ होगा, ठीक है, ये मेन है। लेकिन भाई साहब जो दूसरा मेल गैमीट है जो कि इन दो पोलर न्यूक्लिया के साथ में फ्यूज हुआ है और जो एंडोस्पर्म बना है, इस एंडोस्पर्म का क्या काम है ये मुझे तुम लोग नीचे कमेंट सेक्शन में बता रहे होगे, ठीक है। अब वही बारी है, ठीक है, तो हमने बात कर ली। एक मेल बताना मुझे कमेंट करके कि ये जो एंडोस्पर्म फॉर्म हो रहा है, ये एंडोस्पर्म जो फॉर्म हो रहा है, इसका क्या काम है, नरिशमेंट का काम है, किस चीज़ का काम है, सब मुझे बताओगे तुम कमेंट में, ठीक है। ओके ग्रेट। और ऐसी हवा में नहीं, अगर तुम्हें नहीं आता तो अपनी बुक से एक बार पढ़ोगे, समझोगे और उसके बाद में मुझे बताओगे कि एंडोस्पर्म का क्या काम होता है। देखो जो भी ईजी, बहुत ईजी टास्क होती है ना, वो मैं तुमको एनसीईआरटी के लिए छोड़ देता हूँ। क्यों? क्योंकि उससे हमें एनसीईआरटी पढ़ने की आदत बढ़ती है, प्लस कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। क्यों? क्योंकि हम ईजी चीज़ पढ़ रहे होते हैं। बाकी जो ऐसा मुझे लगता है कि नहीं समझाना इंपॉर्टेंट है, वो मैं तुम्हें समझा देता हूँ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं जर्मिनेशन की, ठीक है। यहाँ पर क्या है, जर्मिनेशन की हम लोग बात कर रहे हैं, ऐसा कुछ रॉकेट साइंस है नहीं, ठीक है। तो ये कॉटिलेडन है जो कि ऐसा फ्लैप जैसे खुल चुका है, ठीक है। अब यहाँ पर इस वाले पोर्शन का जो अपर पार्ट है, जिसे हम कह रहे होते हैं प्ल्यूम्यूल, ये होता है फ्यूचर शूट हमको पता है ऊपर की साइड ग्रो करेगा, ठीक है। तो इसका जो अपर पार्ट है ये होता है फ्यूचर शूट, ओके, प्ल्यूम्यूल, फ्यूचर शूट। और जो नीचे वाला पार्ट होता है उसे हम कह रहे होते हैं रेडिकल, जो कि होता है फ्यूचर रूट, ठीक है, जो कि होता है फ्यूचर रूट। अब अगर मुझे पता है 100% पता है कि प्ल्यूम्यूल और रेडिकल में कन्फ्यूजन होगा, प्ल्यूम्यूल फ्यूचर शूट, ठीक है। भाई ऐसे कुछ समझ नहीं आ रहा क्या बता रहा हूँ मैंने कहा, रेडिकल में आर आता है, फ्यूचर रूट में भी आर आता है, बात खत्म, ओके। आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करने वाले हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस की। यार ये हमने पूरा हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट समझ लिया है। हमने बात कर ली पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन, फर्टिलाइजेशन, डबल फर्टिलाइजेशन, वही बारी है। अब आप एक बार इसको भी एनसीईआरटी पढ़ रहे होंगे, क्योंकि अगेन एनसीईआरटी इज मस्ट। इसके साथ साथ आपको मुझे एंडोस्पर्म का जो काम है वो बताना है। हमने बात कर ली कि ओव्यूल जो है वो फ्यूचर में जाके क्या बनेगा, सीड बनेगा। ओवरी जो है वो आगे जाके क्या बनता है, फ्रूट बनता है, वही बारी, ग्रेट, अच्छा, ठीक है। और एम्ब्रियो सैक इसको होल्ड करके रखता है, ठीक है, ग्रेट। जर्मिनेशन की हमने बात करी। अब हम बात करने वाले हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग्स। देखो यार, जब भी हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रहे होते हैं, एक मेल गैमीट और एक फीमेल गैमीट जो है वो फ्यूज हो रहे होते हैं, ठीक है। व्हेनेवर वी टॉक अबाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देयर हैज टू बी अ मेल गैमीट एंड अ फीमेल गैमीट। उसके बिना देखो, मेल और फीमेल दो पेरेंट्स की बिना यहाँ पर रिप्रोडक्शन कैसे पॉसिबल है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है, अच्छा, ग्रेट। सो बेसिकली क्या होता है ना कि कॉपुलेशन इज द एक्ट ऑफ मीटिंग और सेक्सुअल इंटरकोर्स। अभी जैसे कि हमने यहाँ पर देखा था कि जो मेल गैमीट था वो फीमेल गैमीट तक पहुंच रहा था। सिमिलरली यहाँ पर भी मैं कॉपुलेशन की अगर बात करता हूँ, कॉपुलेशन इज द एक्ट ऑफ मीटिंग और सेक्सुअल इंटरकोर्स। अब अगर मैं बात करता हूँ मेल गैमीट की और फीमेल गैमीट की, तो ये ऐसी हवा में उड़ते उड़ते चलने नहीं जाएंगे जैसे यहाँ पर हो रहा था। तो यहाँ पर यार कोई ना कोई साधन चाहिए, है कोई ना कोई प्रोसेस चाहिए जिसके थ्रू ये जा सके, मेल गैमीट फीमेल गैमीट तक पहुँच सके, ठीक है, ग्रेट।
अब बात करने वाले हम लोग इसके अंदर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, उसके बाद हम लोग बात करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, और आपका ये चैप्टर जो है वो बड़ी ही आसानी से समाप्त हो जाएगा। वही बारी है, ग्रेट, अमेजिंग, ठीक है। तो अभी हम पढ़ते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है, बात करते हैं। देखो यार, इसके अंदर हम अलग अलग पार्ट्स दे सकते हैं। देखो यार, ये टॉपिक ना, ठीक है, मुझे पता है कि थोड़ा सा ऐसा लगता है कि नहीं नहीं भैया आज तो रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे, चैप्टर मस्त, बहुत ही इंटरेस्ट आ रहा है, बट एक्चुअली ये चीज़ें समझना इंपॉर्टेंट होती हैं। थोड़ा सा मजाक से साइड में हटके ये चीज़ें समझना इंपॉर्टेंट होती हैं, ओके। क्योंकि यार एक तरीके से देखा जाए ना, तो इफ वी आर टॉकिंग अबाउट साइंस, नहीं हम साइंस पढ़ते हैं, नहीं हम साइंस कर रहे हैं, साइंस पढ़ते हैं, तो ये सारी चीज़ें भी हमको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पार्ट है एक, ठीक है, ओके। अच्छा ठीक है, ज़्यादा डीप में नहीं जाऊँगा। अच्छा ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, इसके अंदर हम लोग देख सकते हैं कि डिफरेंट पार्ट्स हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि टेस्टीज हैं, स्क्रोटम है, पेनिस है, स्पर्म डक्ट है, एपिडाइडमिस है, वास डिफरेंस है, ठीक है। इन सब का काम क्या होता है? बड़ा ही आसान सा काम है। देखो, चिंता कर, तुमको अगर पता है कि एक मशीन कैसे काम करती है, वैसे यार ह्यूमंस के अंदर भी जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं ना, वो एक मशीन की तरह काम कर रहे होते हैं। हमें पता है कार कैसे चलती है, कार के अंदर कुछ ना कुछ मैकेनिज्म होता है जिसके थ्रू वो कार चल रही होती है, ठीक है। सिमिलरली यार, हमारी बॉडी भी कुछ इस तरीके से डिजाइंड है, कुछ इस प्रकार डिजाइंड है, कुछ इस प्रकार इवॉल्व हुई है कि भाई साहब यहाँ पर हर एक पार्ट को अपना काम पता होता है, ठीक है। हमें किसी भी पार्ट को ज्ञान देने की जरूरत नहीं होती, ठीक है, ग्रेट। सबसे पहले बात करते हैं टेस्टीज की। अ मैन हैज 2 टेस्टीज, ठीक है, अ मैन हैज 2 टेस्टीज, ठीक है, यहाँ तक तो हम समझ गए। दे आर द प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इन मेल्स, ठीक है, दे आर द प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इन मेल्स। अब इनके फंक्शंस की बात करते हैं। देखो यार, जब भी तुम्हें मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में एक्सप्लेन करने के लिए आए, सबसे पहले तो मेक श्योर कि हमें ये डायग्राम पता है, क्योंकि डायग्राम में है कुछ नहीं, डायग्राम में है कुछ नहीं, बस दिखने में कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, ठीक है कुछ नहीं। दूसरी चीज़ यार, हमको ये सारे पार्ट्स जो हैं ये बेसिकली क्या है और इनके फंक्शंस ये पता होने चाहिए, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है आपका फ्री का क्वेश्चन है, बिल्कुल फ्री के नंबर दे रहा है, सीधा क्वेश्चन आपकी बुक से उठा के पूछ लेंगे, ठीक है। तो ये फ्री के नंबर हमें छोड़ने नहीं है, वही बारी है, ग्रेट। अच्छा, बात करते हैं टेस्टीज की। तो टेस्टीज का क्या काम होता है? दे आर द प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इन मेल्स, ठीक है, ग्रेट। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म। ये क्या होते हैं? मेल गैमीट्स होते हैं, ठीक है, ये क्या होते हैं? मेल गैमीट्स होते हैं। सो दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म। दे ऑल्सो सीक्रेट टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। देखो यहाँ पर ये चीज़ें नोट करते जाओ और तुमको इसकी PDF में मिल जाएगी। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म। दे ऑल्सो सीक्रेट टेस्टोस्टेरोन। They also secrete testosterone, which regulates the formation of sperms and also responsible for change in appearance at the time of puberty. Testosterone ये एक ऐसा हार्मोन है, ठीक है, which is responsible, सबसे पहले तो it regulates the formation of sperms, ये इसका पहला काम है। दूसरा, it is responsible for the changes in appearance। हम देखते हैं ना, हम whenever a child hits puberty, ठीक है, तो उसके अंदर हम देखते हैं कि उस पीरियड के अंदर काफ़ी चेंजेस होते हैं, वॉइस में चेंज होते हैं, ठीक है, बहुत सारे चेंजेस हो रहे होते हैं जो कि हम ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हैं, ऑलराइट, ग्रेट। तो बेसिकली टेस्टोस्टेरोन जो है वो उस चीज़ के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। यहाँ पर हमने 2 उसके फंक्शंस देख लिए, ओके, ग्रेट। टेस्टी स्टार्ट प्रोड्यूसिंग स्पर्म्स व्हेन द बॉडी हिट्स प्यूबर्टी, ठीक है। यार एक एज के बाद में जो है, मतलब जब बॉडी प्यूबर्टी हिट करती है, तब क्या होता है कि जो टेस्टोस्टेरोन होते हैं ना, दे स्टार्ट प्रोड्यूसिंग स्पर्म, टेस्टीज, सॉरी, जो टेस्टीज होती हैं, आई एम सो सॉरी, ये जो टेस्टीज होती हैं वो स्पर्म्स प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देती है, ठीक है। तो ऐसा बेसिकली यार, जब मैं टेस्टीज की बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर इनका बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल है, और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि पूरा एक पेज भरा गया है टेस्टीज से। लेकिन जब तुम इनके फंक्शंस को डीपली स्टडी करोगे ना, कुछ नहीं है। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म्स, तुमको याद क्या रखना है? प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म्स। सीक्रेट टेस्टोस्टेरोन, दूसरा पॉइंट, ठीक है। टेस्टोस्टेरोन के 2 पॉइंट याद रख लेना। सबसे पहले तो इट रेगुलेट्स द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स, दूसरा रिस्पॉन्सिबल फॉर द चेंजेस इन अपीयरेंस ड्यूरिंग व्हेनेवर अ मेल हिट्स प्यूबर्टी, ठीक है, ग्रेट। अच्छा, तीसरा क्या है? स्टार्ट प्रोड्यूसिंग, टेस्टीज क्या करती है? दे स्टार्ट प्रोड्यूसिंग स्पर्म व्हेन द बॉडी हिट्स प्यूबर्टी, ठीक है, ग्रेट, अमेजिंग। अच्छा, टेस्टीज की बात हो गई, खत्म। आगे बात करते हैं स्क्रोटम की। ये रहा स्क्रोटम हमारा, ये जहाँ पर हम देख सकते हैं ना, दिस इज स्क्रोटम, okay, this is scrotum, okay, great. The testes lie in a brown sac, okay, which is called scrotum. ये हमको पता है कि टेस्टिस जो होती हैं they lie in a brown sac which is called scrotum, और यहाँ पर हम इस डायग्राम में इस चीज़ को देख भी सकते हैं, ठीक है, ग्रेट। which is outside the abdominal cavity। अब ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ये जो स्क्रोटम है इसके अंदर होती है टेस्टिस, हम देख सकते हैं, ये रहा स्क्रोटम और ये रही टेस्टिस, ठीक है। ये एब्डोमिनल कैविटी के बाहर है, ठीक है, इट लाइज आउटसाइड दी एब्डोमिनल कैविटी, और इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कारण है, और ये कारण पढ़ना इसलिए भी इंपॉर्टेंट है, हमारे जनरल नॉलेज के लिए भी, और दूसरा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये पॉइंट इंपॉर्टेंट होता है। कैसे? देखो जरा, द रीजन फॉर दिस कि एब्डोमिनल कैविटी के बाहर क्यों है स्क्रोटम, स्क्रोटम के अंदर टेस्टिस है, तो बेसिकली वो एब्डोमिनल कैविटी के बाहर क्यों है? द रीजन फॉर दिस इज स्पर्म प्रोडक्शन रिक्वायर्स अ लोअर टेम्परेचर दैन दी बॉडी टेम्परेचर। वही बात है,
ठीक है, एब्डोमिनल कैविटी के बाहर क्यों लाई कर रहा है? क्योंकि स्पर्म प्रोडक्शन रिक्वायर्स लोअर टेम्परेचर दैन दी बॉडी टेम्परेचर। अमेजिंग, ग्रेट। अब बात करते हैं वास्ट डिफरेंस की। ये रहा हमारा वास्ट डिफरेंस। ये सारी चीज़ें आपकी बुक के अंदर भी दी हुई है प्रॉपर डिटेल में, ठीक है, लेकिन मैं बस आपको वहाँ तक पहुँचाने का रास्ता दिखा रहा हूँ। एनसीईआरटी पढ़नी है मतलब पढ़नी है, ठीक है। वास्ट डिफरेंस, स्पर्म्स विच आर प्रोड्यूस इन द टेस्टिस आर कैरीड बाय द वास्ट डिफरेंस एंड देन थ्रू यूरेथ्रा। यहाँ पर बेसिकली यार सोचो, मतलब अगर मैं बात करता हूँ, अगर मैं नॉर्मल घर की बात करता हूँ, ठीक है, तो यार टंकी से नल तक जो हमारा पानी होता है उसको पहुँचाने का काम क्या कौन कर रहा होता है? पाइपलाइंस कर रही होती है, या फिर अगर हम नॉर्मली देखते हैं तो पाइप कर रहा होता है। सिमिलरली यार यहाँ पे वास्ट डिफरेंस का क्या काम है? स्पर्म्स जो कि टेस्टिस में प्रोड्यूस हो चुके हैं, ठीक है, जो टेस्टिस में प्रोड्यूस हो चुके हैं, दे आर कैरीड बाय द वास्ट डिफरेंस, ठीक है, ये वास्ट डिफरेंस के थ्रू कैरी होता है। ये रहा वास्ट डिफरेंस, ठीक है, आर कैरीड बाय द वास्ट डिफरेंस, ओके, आर कैरीड बाय द वास्ट डिफरेंस एंड देन थ्रू यूरेथ्रा, ठीक है, ग्रेट। दीज स्पर्म्स फर्दर रीच द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। बेसिकली जो स्पर्म्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, ठीक है, उन्हें फाइनली कहाँ जाना है? उन्हें फाइनली जाना है एट द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। वो हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बात कर रहे होंगे, लेकिन यहाँ पर ये वास्ट डिफरेंस का काम क्या है? बेसिक सा काम हम समझ चुके हैं कि जो टेस्टिस में स्पर्म प्रोड्यूस हो रहे हैं, ठीक है, दे आर कैरीड बाय द वास्ट डिफरेंस, ओके, एंड देन थ्रू यूरेथ्रा, ओके, ग्रेट। यहाँ तक हम समझ चुके हैं, ठीक है। अब यूरेथ्रा की बात करते हैं। इट इज़ द कॉमन पैसेज फॉर बोथ यूरिन एंड स्पर्म्स, ठीक है, तो स्पर्म के पैसेज के लिए और यूरिन के पैसेज के लिए ये एक कॉमन पैसेज है, ठीक है, दिस इज अ कॉमन पैसेज, ठीक है, ग्रेट, अमेजिंग। अच्छा, आगे बात करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट अभी हम बात करने वाले हैं प्रोस्टेट ग्लैंड की और सेमिनल वेसिकल की। ये जनरली आपको यार एक साथ ही पूछ लिया जाता है, ठीक है, और इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। हमने स्क्रोटम, वास्ट डिफरेंस, यूरेथ्रा सबकी बात कर ली। यूरेथ्रा में ये चीज़ ध्यान रखना कि इट इज द कॉमन पैसेज फॉर बोथ यूरिन एंड स्पर्म, ठीक है, ग्रेट। प्रोस्टेट ग्लैंड एंड सेमिनल वेसिकल की अगर मैं बात करता हूँ, वो प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा तुम देख लेना, ठीक है, कभी कभी गलतियाँ हो जाती हैं, ओके। प्रोस्टेट ग्लैंड जो होते हैं ना, यहाँ पर हम देख सकते हैं यार कि ये हमारा पूरा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ठीक है, सबके अपना कुछ ना कुछ फंक्शन है। सिमिलरली जो यहाँ पर प्रोस्टेट ग्लैंड जो होता है और जो सेमिनल वेसिकल होता है, इनके क्या काम होते हैं? तो प्रोस्टेट ग्लैंड सीक्रीट्स मिल्की फ्लूइड दैट हेल्प्स इन स्पर्म मोबिलिटी। स्पर्म का अच्छी तरीके से, मतलब स्पर्म जो है वो अच्छी तरीके से ट्रैवल कर पाए, है ना, इजीली ट्रैवल कर पाए, तो स्पर्म्स की जो मोबिलिटी होती है, ठीक है, स्पर्म्स की जो मोबिलिटी होती है, जो ट्रैवल कर रहे हैं, ठीक है, वो आसानी से हो पाए विथ द हेल्प ऑफ दिस मिल्की फ्लूइड, ठीक है, ग्रेट। सेमिनल वेसिकल्स सीक्रेट अ सिग्निफिकेंट प्रपोर्शन ऑफ द फ्लूइड दैट अल्टीमेटली बिकम्स द सीमन व्हेन मिक्स्ड विथ स्पर्म। तो बेसिकली यार सेमिनल वेसिकल्स जो है वो कुछ ऐसा फ्लूइड जो है वो सीक्रेट कर रही होती है, जो कि स्पर्म से मिलने के बाद में क्या बन जाता है? सीमेन बन जाता है, ठीक है, जो कि स्पर्म से मिलने के बाद क्या बन जाता है? सीमेन बन जाता है। इसका ये पॉइंट आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जनरली पूछा जा सकता है, ठीक है, ग्रेट। प्रोस्टेट ग्लैंड एंड सेमिनल वेसिकल। प्रोस्टेट ग्लैंड सीक्रेट्स मिल्की फ्लूइड, वो एक ऐसा मिल्की फ्लूइड सीक्रेट कर रहा होता है जो स्पर्म के ट्रैवल में, ठीक है, स्पर्म की मोबिलिटी में हेल्प करता है, क्योंकि ऑफकोर्स सर स्पर्म जो होता है ना उनको ट्रैवल करना पड़ेगा, है ना, अभी तो वो प्रोडक्शन उनका टेस्टिस में हुआ है, अब वास्ट डिफरेंस के थ्रू वो आ रहे होते हैं तो उनको ट्रैवल करना पड़ता है, राइट, वो साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन में पहुंचेंगे, तो ऐसा कोई छोटा मोटा रास्ता नहीं है, उनको एक लंबा रास्ता तय करना है, ओके, ग्रेट। सेमिनल वेसिकल्स, अब सेमिनल वेसिकल जो होते हैं वो एक सिग्निफिकेंट प्रोपोर्शन ऑफ फ्लूइड को सीक्रेट कर रहे होते हैं, जो कि जब स्पर्म से मिक्स होता है उसे हम सीमेन कहते हैं। वही बात ये हमारा स्पर्म सेल है। हमारा स्पर्म सेल कुछ इस प्रकार दिख रहा होता है, ये हेड होता है और टेल जो होता है वो इसके मूवमेंट में हेल्प करता है, ठीक है, ओके, ग्रेट, अमेजिंग, यहाँ तक हम समझ चुके हैं। अच्छा, अब हम बात करने वाले हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। यहाँ तक हमने सारा का सारा फंडा जो है वो समझ लिया है, ठीक है। आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या होता है, टेस्टिस जो होती है, स्पर्म प्रोडक्शन कहाँ पर होता है, ठीक है, फिर वो ट्रैवल कैसे करते हैं, अच्छा, फिर यूरेथ्रा क्या होता है, वो कॉमन पैसेज होता है यूरिन के लिए और स्पर्म्स के लिए। फिर हमने बात की कि जो प्रोस्टेट ग्लैंड्स और सेमिनल वेसिकल है, प्रोस्टेट ग्लैंड जो है वो ऐसा मिल्की फ्लूइड सीक्रेट कर रहे होते हैं जिससे कि स्पर्म की, बेसिकली किसके लिए, स्पर्म की मोबिलिटी के लिए, स्पर्म की ईजी ट्रांसपोर्ट के लिए, ठीक है, ग्रेट। सेमिनल वेसिकल की बात कर रही है कि वो ऐसा फ्लूइड सीक्रेट करते हैं जो कि जब स्पर्म के साथ मिक्स होता है सीमेन बनाता है, ठीक है, ग्रेट। अच्छा, बात कर ली स्पर्म सेल की भी बात करी, अब बात करने वाले हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, ठीक है, और ये सारी की सारी जो आपको पीडीएफ में नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल रही होगी, चिंता करने की कोई भी बात नहीं है, वही बारी, ग्रेट, ठीक है। अब यहाँ पर हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो देख सकते हैं, यहाँ पर हमें डायग्राम हमारी बुक के अंदर है, और ये डायग्राम मुझे नहीं पता तुम 5 बार प्रैक्टिस करो, 10 बार प्रैक्टिस करो, ये दोनों डायग्राम जो है वो कंठस्थ हो जाने चाहिए, क्योंकि जब आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम डिस्क्राइब, ठीक है, तो हम बिना डायग्राम के तो कतई नहीं आ रहे, ठीक है, हमें डायग्राम तो ड्रॉ करना है।
ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, और आपके उसका भी, आपके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स का भी, ठीक है, ग्रेट। अच्छा, अब बात करते हैं, अब इसकी बात करते हैं, सारे पार्ट्स की बात करते हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं क्या है, ये ओविडक्ट एक फेलोपियन ट्यूब है, ठीक है। ऑफ कोर्स देखो जहाँ पर भी तुम यार ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर देखो ना, उनका काम कहीं ना कहीं ट्रांसपोर्ट करने होता है, ट्रांसफर करने होते हैं, फिर वो एक पैसेज की तरह एक्ट करते हैं। यहाँ पर भी हमने देखा वास्ट डिफरेंस जो था उसका भी यही काम था एक तरीके से, ठीक है। सिमिलरली जब मैं बात करता हूँ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, तो जो ओवरीज होती हैं, दीज आर, यहाँ पर हम देख सकते हैं ये ओवरीज हैं, दीज आर ओवल शेप्ड ग्लैंड विच आर लोकेटेड ऑन दी बोथ द साइड ऑफ द यूटेरस, ठीक है। ये हमारा यूटेरस है, हम देख सकते हैं यहाँ पर दोनों साइड में लोकेटेड है, ठीक है। ओवरीज प्रोड्यूस हार्मोन्स एंड एग्स प्रेजेंट इनसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। इट इज बेसिकली, ये अलग पॉइंट है और ये अलग पॉइंट है, ठीक है। ओवरीज जो होती है दे प्रोड्यूस हार्मोन्स एंड एग्स, दूसरा प्रेजेंट इनसाइड द एब्डोमिनल कैविटी, ठीक है, ग्रेट। प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन्स ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, तो ये एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है। देखो यार, ये मैंने यहाँ पर एक पैराग्राफ के फॉर्म में लिख रखा है, लेकिन तुम यहाँ पर इसको पॉइंट वाइज भी लिख सकते हो। सबसे पहले तो क्या है, दीज आर ओवल शेप्ड ग्लैंड्स विच आर प्रेजेंट ऑन द ईदर साइड ऑफ द यूटेरस, ठीक है। अरे क्या बात है, ग्रेट। क्या काम होता है, प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन्स एंड एग्स, ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन्स एंड एग्स। जैसे कि हमने वहाँ पर देखा था ना कि टेस्टिस को क्या काम था, टेस्टोस्टेरोन का भी कुछ ना कुछ काम था उसके अंदर, था कि नहीं, ग्रेट। सिमिलरली यहाँ पर भी ये इट इज प्रेजेंट इनसाइड द एब्डोमिनल कैविटी, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन्स सच एज ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। जैसे कि वहाँ पर टेस्टोस्टेरोन था, वैसे यहाँ पर ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन होता है, ठीक है। दीज ओवरीज कंसिस्ट ऑफ मेनी इमेच्योर एग्स, बहुत सारे इमेच्योर एग्स यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। वो कब मैच्योर होना स्टार्ट होते हैं, दे स्टार्ट टू मैच्योर, अभी इमेच्योर एग्स हैं, वो मैच्योर होना तब स्टार्ट होंगे ऑन जब प्यूबर्टी की एज जो है वो हिट होती है, ठीक है। दीज ओवरीज कंसिस्ट ऑफ मैनी इमेच्योर एग्स, बहुत इमेच्योर एग्स होते हैं। दे देन स्टार्ट टू मैच्योर, वो तब मैच्योर होना स्टार्ट होते हैं जब एज ऑफ प्यूबर्टी जो है वो हिट होती है, ठीक है, ग्रेट, अमेजिंग। तो ओवरीज की बात कर ली, इसके अंदर हमने ओवरीज के डिफरेंट फंक्शंस की बात कर ली है। ऐसे तुम स्टेप बाय स्टेप याद रखोगे तो याद रहेगा, ठीक है। ओवल शेप्ड होती हैं, दोनों साइड पर प्रेजेंट होती हैं, हार्मोन्स और एग्स प्रोड्यूस कर रही होती हैं, ठीक है। और उसके बाद में फिर अगेन प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन्स ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, बात हम समझ चुके हैं। अब फेलोपियन ट्यूब की बात करते हैं। ये रहा हमारा फेलोपियन ट्यूब, है ना, ये रहा हमारा फेलोपियन ट्यूब। दे आर नैरो ट्यूब्स विच आर अटैच टू द अपर पोर्शन ऑफ यूटेरस, इस यूटेरस के अपर पोर्शन से अटैच्ड, ये हम देख सकते हैं, ठीक है। फेलोपियन ट्यूब्स एक्ट एज टनल्स फॉर द एग सेल्स, मैंने क्या बात की थी कि कहीं ना कहीं ये लोग है ना ट्रांसपोर्ट, मतलब ये लोग नहीं, ये बेसिकली जो पार्ट्स होते हैं ये ना कहीं ट्रांसपोर्ट का काम कर रहे होते हैं, ठीक है। फेलोपियन ट्यूब्स एक्ट एज टनल्स फॉर द एग सेल्स, ठीक है, ग्रेट। Therefore they transport the egg cells from the ovaries to the uterus। अब यहाँ पर जो egg cells प्रोड्यूस हुए हैं, ठीक है, यहाँ पर जो egg cells प्रोड्यूस हुए हैं, ठीक है, उन्हें यार इन यूटेरस तक पहुँचाने का काम कौन करेगा, किसी ना किसी को तो काम करना पड़ेगा, ये तो वो फेलोपियन ट्यूब काम कर रहे होते हैं, ठीक है, ग्रेट। अब बात करते हैं यूटेरस की, बड़ा ही आसान सा फंक्शन है यार। इट इज़ अ हॉलो ऑर्गन विच इज होम फॉर डेवलपिंग जायगॉट। बेसिकली जब फ्यूजन होता है मेल गैमीट का फीमेल गैमीट का, उसके बाद जो हमारा जायगॉट बन रहा होता है, इट इज़ होम फॉर दैट डेवलपिंग जायगॉट, ठीक है। अच्छा, ग्रेट। Further, the uterus separates into two parts, namely the cervix and the corpus. Okay, great. The corpus easily enlarges for holding a developing baby. Okay, great. तो जब बेबी जब डेवलप हो रहा होता है उसको होल्ड करने के लिए नो इश्यूज, ठीक है। वजाना की बात करते हैं। इट इज़ अ कैनल विच जॉइंस द सर्विक्स, ये रहा सर्विक्स, टू द एक्सटर्नल पोर्शन ऑफ द बॉडी, ठीक है। ओके, ग्रेट। इट इज़ अ कैनल विच जॉइंस द सर्विक्स टू एक्सटर्नल पोर्शन ऑफ द बॉडी। यू कैन इवन कॉल इट एज बर्थ कैनल। ओके, ग्रेट। अब हम बात करने वाले हैं, ये हमने सारे ये क्या बात कर ली, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ठीक है। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, इसके अंदर हमने बात की ओवरीज की, फेलोपियन ट्यूब्स की, यूटेरस की, वजाइना की, ठीक है। हर एक अलग अलग पार्ट की हमने बात कर ली, ठीक है, हर एक अलग अलग पार्ट की हमने बात कर ली, उनके फंक्शंस की भी बात कर ली कि उनका काम क्या है, रोल क्या है इस पूरे प्रोसेस के अंदर। अब हम बात करते हैं कि एक्चुअली रिप्रोडक्शन की प्रोसेस हो कैसे रही होती है, ठीक है। अच्छा, नाउ दी वजाइना रिसीव स्पर्म सेल्स ड्यूरिंग मेटिंग। हमने बात की थी ना कि मेल गैमीट्स जो होते हैं वो फीमेल गैमीट्स तक पहुंचेंगे कैसे, बाय मीटिंग। अच्छा, अब मीटिंग के बाद में जो हमारे स्पर्म सेल्स हैं वो वजाइना तक पहुंच चुके हैं, ठीक है, वजाइना तक वो जो है वो पहुंच चुके हैं। अच्छा, इसके बाद में स्पर्म्स आर कैरीड थ्रू सर्विक्स एंड देन एंटर द यूटेरस। सीधी सी बात है भाई साहब, यहाँ से वो बैक फ्लो तो होगा नहीं ना, यहाँ से वो आगे जा रहे होंगे, ठीक है, ग्रेट, आगे जा रहे होंगे, अमेजिंग, ठीक है। अच्छा, स्पर्म्स आर कैरीड थ्रू सर्विक्स एंड देन एंटर द यूटेरस, ओके, क्योंकि यहाँ पर अभी प्रोसेस होनी बाकी है, ठीक है, ग्रेट। आफ्टर दैट दे एंटर द फेलोपियन ट्यूब, ओके। तो यहाँ से क्या हो रहा है कि स्पर्म सेल्स अब ट्रैवल करते जा रहे हैं, ऊपर ट्रैवल कर रहे हैं, मैं इसको ड्रॉ करके बताता हूँ, ट्रैवल कर रहे हैं, ठीक है, ये ऐसे ट्रैवल कर रहे हैं कुछ इस प्रकार,
कुछ इस प्रकार। कहाँ एंटर कर रहे हैं? फेलोपियन ट्यूब। ये रहा फेलोपियन ट्यूब, है ना, ये रहा फेलोपियन ट्यूब। तो यहाँ पर ये एंटर करेंगे। अच्छा ग्रेट, हो गया, एंटर हो गए, ठीक है, मान लो। द एग दैट इज रिलीज्ड बाय द ओवरी इज प्रेजेंट इन द ओविडक्ट। इसको ओविडक्ट भी कह रहे होते हैं, ठीक है, इसको ओविडक्ट भी कह रहे होते हैं, तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर हमने क्या बात की थी? यहाँ पर हमने बात की थी कि जो फेलोपियन ट्यूब होता है ना, फेलोपियन ट्यूब एक्ट एज अ टनल फॉर द एग सेल्स, दे ट्रांसपोर्ट द एग सेल्स फ्रॉम ओवरीज टू द यूटेरस, ठीक है, ग्रेट। देखो सर यहाँ पर द एग दैट इज रिलीज्ड बाय द ओवरी, वो कहाँ पर प्रेजेंट होता है? वो उस ओविडक्ट में प्रेजेंट होता है, ठीक है, वो उस ओविडक्ट में जो है वो प्रेजेंट होता है। ये रहा ओविडक्ट, ये देख सकते हैं हम, और फेलोपियन ट्यूब। तो यहाँ से जो एग रिलीज हो रहा होता है वो यहाँ पर प्रेजेंट होता है, ठीक है, वो यहाँ पर प्रेजेंट होता है, ठीक है, ग्रेट। मिलियंस ऑफ स्पर्म्स रेस टुवर्ड्स द एग, क्योंकि मीटिंग के टाइम पे ऐसा नहीं कि सिर्फ एक मेल गैमीट आ रहा है फिर एक स्पर्म सेल आ रहा है, नहीं, बहुत सारे स्पर्म सेल्स आ रहे होते हैं, ठीक है। तो ये मिलियंस ऑफ स्पर्म सेल्स जो है ना, दे रेस टुवर्ड्स दिस एग, जो कि यहाँ पर प्रेजेंट है, ठीक है, ग्रेट, जा रहे होते हैं। अब जो विनर स्पर्म सेल होता है, ठीक है, सबसे पहले पहुंच के सबसे पहले फ्यूज कर जाता है, क्योंकि बीच में क्या होता है ना, रास्ते में बहुत सारे स्पर्म सेल्स जो होते हैं दे डाई। क्यों? क्योंकि वो वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाते, ठीक है, वो वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाते, दे डाई, राइट। लेकिन जो विनर होता है वो वहाँ तक पहुँचता है, उसके बाद में वो फ्यूज करता है फीमेल एग के साथ में एंड फॉर्म्स दी जाइगोट, वही बारी है। तो एक तरीके की रेस तुम समझ सकते हो, ठीक है। और यहाँ पर जो स्पर्म सेल्स होते हैं वो जाते 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 मिलियंस ऑफ स्पर्म सेल्स होते हैं, लेकिन जो सबसे पहले पहुँचता है, ठीक है, इट फ्यूजेस विद द एग एंड फॉर्म्स दी जाइगोट, वही बारी है, ग्रेट। फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन द ओविडक्ट एंड देन द जाइगोट इज फॉर्म्ड। यहाँ पर फर्टिलाइजेशन हो रहा होता है और यहाँ पर जाइगोट बनता है, ठीक है। अब वो हो गया खत्म, सारा कंपटीशन खत्म हो गया। अब फर्दर वो डेवलप होगा, अब वो जाइगोट जो है वो फर्दर डेवलप होगा, ठीक है, कंपटीशन खत्म हो चुका है, ओके, ग्रेट, अमेजिंग। अच्छा, फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन द ओविडक्ट एंड देन द जाइगोट इज फॉर्म, समझ चुके हैं अभी हम ये पॉइंट। द जाइगोट देन मूव्स टू द यूटेरस। अब हो गया यहाँ पर पूरा काम जो है वो समाप्त हो चुका है, ठीक है। यहाँ पर जो है वो मेल गैमीट फीमेल गैमीट के साथ में फ्यूज, एग के साथ में फ्यूज हो चुका है, ठीक है, क्या हो चुका है यहाँ पर? जाइगोट बन चुका है, ठीक है। अब ये जो जाइगोट होता है ना, ये जो जाइगोट होता है इट मूव्स टू द यूटेरस, यहाँ से जाइगोट जो है इट मूव्स टू द यूटेरस, ये रहा यूटेरस हमारा, इट मूव्स टू द यूटेरस, अच्छा, एंड देन इम्प्लांट्स इटसेल्फ इन द इनर लाइनिंग ऑफ यूटेरस। ये यूटेरस की जो इनर लाइनिंग होती है ना, यूटेरस की जो इनर लाइनिंग होती है वो उसको उसमें इम्प्लांट कर लेता है, ठीक है, उसको उसमें इम्प्लांट कर लेता है, ठीक है। बेसिकली यूटेरस प्रिपेयर्स इटसेल्फ एवरी मंथ। क्यों? क्योंकि उसको तो ऐसे लगता है कि भाई एग जो है वो आ रहा होगा, अब अपने आप को इम्प्लांट करेगा, लेकिन ये कब हो रहा होता है? ये तब हो रहा होता है जब एक्चुअल में फ्यूजन हो रहा है, ठीक है। तो ये तो अपने आप को हर महीने प्रिपेयर करेगा, लेकिन जब फ्यूजन होगा, जब बेसिकली जाइगोट फॉर्म होगा, उसके बाद ही इम्प्लांट हो रहा होगा, ठीक है। तो अभी जब हो चुका है, जाइगोट फॉर्म हो चुका है, अब क्या हो रहा है कि यूटेरस हैज प्रिपेयर्ड इटसेल्फ टू रिसीव द जाइगोट, ठीक है। जाइगोट डिवाइड्स टू फॉर्म एम्ब्रियो, ओके, नो रॉकेट साइंस। अच्छा, तो बेसिकली यूटेरस अपने आप को प्रिपेयर कैसे करता है? उसकी बात करते हैं। द इनर लाइनिंग थिकन्स, ठीक है, द इनर लाइनिंग थिकन्स एंड इज रिचली सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स, ठीक है, सो दैट इट कैन नरिश द एम्ब्रियो। सीधी सी बात है भाई साहब, जो एम्ब्रियो है उसको नरिशमेंट चाहिए, तो जो इनर लाइनिंग होती है वो थिकन हो जाती है एंड इज रिचली सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स, इट इज रिचली सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स, ओके। ये तो हम समझ चुके हैं, जाइगोट डिवाइड्स टू फॉर्म एम्ब्रियो, ये तो पॉइंट हम समझ चुके हैं। अच्छा, the egg that is released by the ovary is present in the oviduct. After implantation of zygote, a special tissue called placenta develops between the uterus wall and the embryo. ये पार्ट हम समझ चुके हैं, ये पॉइंट रिपीट हो चुका है, तो डोंट वरी, ठीक है। यहाँ पर सब हो चुका है, ठीक है, इम्प्लांट हो चुका है, ओके, इम्प्लांट हो चुका है। आफ्टर इम्प्लांटेशन हो गया, जाइगोट इम्प्लांट हो गया, क्या हुआ सबसे पहले? तो देखो, सबसे पहले कंफ्यूजन हो रहा होता, मिलियंस ऑफ स्पर्म सेल्स जो थे दे रेस टुवर्ड्स द एग्स, ठीक है, एग, ठीक है, एग जो था, लकी विनर जो था, ओके, इट फ्यूजेस विद दी एग, ओके, ग्रेट, अच्छा, अमेजिंग। अब जाइगोट बन चुका है, वो जाइगोट जो है अब आता है यूटेरस में। यूटेरस क्या करता है? यूटेरस प्रिपेयर्स इटसेल्फ, इट वेलकम्स द जाइगोट, ठीक है, इट प्रिपेयर्स इटसेल्फ, ये लिखना मत, इट वेलकम्स द जाइगोट, ठीक है, बट इट प्रिपेयर्स इटसेल्फ, ठीक है। कैसे प्रिपेयर करता है भाई? जो इनर लाइनिंग होती है वो थिकन हो जाती है, ठीक है, इट इज रिचली सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स, ओके। क्यों? क्योंकि अब ये जो जाइगोट है ना, इट इज गोइंग टू बी इम्प्लांटेड, इट इज गोइंग टू बी, ये देख सकते हैं यहाँ पर, कहाँ गया ये पॉइंट, बड़ा ही इंपॉर्टेंट था, जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पर है इम्प्लांटेशन वाला, तुम्हें दिख गया होगा, मुझे अभी तक दिख नहीं रहा, कहाँ गया वो पॉइंट, मैं तुमको पढ़ के बताना चाहता हूँ। हाँ, द जाइगोट देन मूव्स टू द यूटेरस एंड देन इम्प्लांट्स इन द इनर लाइनिंग ऑफ द यूटेरस, ठीक है, वो जाइगोट जो है वो यूटेरस की इनर लाइनिंग में इम्प्लांट हो जाता है, वही बारी, ग्रेट, अच्छा, अमेजिंग। उसके बाद में फिर जाइगोट डिवाइड्स टू फॉर्म एम्ब्रियो, ये सब हम समझ चुके हैं। अच्छा, उसके बाद में जब जाइगोट का इम्प्लांटेशन हो जाता है, ठीक है, अ स्पेशल टिश्यू कॉल्ड एज प्लेसेंटा डेवलप्स। जाइगोट का इम्प्लांटेशन हो गया, अब एक बहुत ही स्पेशल टिश्यू विच इज नोन एज प्लेसेंटा, इट डेवलप्स,
ओके, बिटवीन द यूटरस वॉल एंड द एम्ब्रियो, इट डेवलप्स बिटवीन द यूटरस वॉल एंड द एम्ब्रियो। ओके, एम्ब्रियो गेट्स ऑल इट्स न्यूट्रिशन फ्रॉम प्लेसेंटा, जितना भी न्यूट्रिशन होता है ना वो सारा का सारा न्यूट्रिशन जो हमारा एम्ब्रियो होता है इट रिसीव्स फ्रॉम प्लेसेंटा। ठीक है, जितना भी न्यूट्रिशन होता है ये ध्यान रखना। अब जाइगोट जो है उसका इम्प्लांटेशन हो गया। ठीक है, उसके बाद में एक स्पेशल टिश्यू डेवलप हो रहा है, ठीक, उसको हम कहते हैं प्लेसेंटा, और जो भी न्यूट्रिशन हमारे एम्ब्रियो को मिल रहा होता है वो मिल रहा होता है प्लेसेंटा से। ठीक, ग्रेट। ऑन एम्ब्रियो साइड प्लेसेंटा हैज विलाई एंड ब्लड स्पेसेस ऑन मदर साइड, यानी कि दो साइड होंगी ना ऑफकोर्स, तो एम्ब्रियो के साइड पे क्या होता है, एम्ब्रियो के साइड पे होती है विलाई, ठीक है, एंड मदर साइड पे क्या होती है, ब्लड स्पेसेस होते हैं। ठीक है, थ्रू ब्लड इन ब्लड स्पेसेस ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज आर पास्ड ऑन टू द बॉडी। अब भाई साहब बेबी है, ठीक है, वो धीरे धीरे ग्रो करेगा। ठीक है, तो उसको नरिशमेंट चाहिए, ठीक है, उसको न्यूट्रिशन चाहिए। ओके, ग्रेट। तो जो ब्लड स्पेसेस में जो ब्लड होता है उसके थ्रू ऑक्सीजन और ग्लूकोज जो है इट इज पास्ड ऑन टू द बेबी, वाई बारी, ग्रेट। और जो वेस्ट मटेरियल होता है इट इज अगेन रिमूव थ्रू प्लेसेंटा। प्लेसेंटा का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। और प्लेसेंटा कब डेवलप होता है, ठीक है, कब डेवलप होता है जब भाई साहब जाइगोट जो है वो यूटरस की इनर लाइनिंग में इम्प्लांट हो जाता है, उसके बाद में एक स्पेशल टिश्यू नोन एज प्लेसेंटा इज डेवलप्ड। ओके, ग्रेट, अमेजिंग। बड़ा ही आसान प्रोसेस है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। ठीक है, और इसी के साथ साथ जो है ये हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और रिप्रोडक्शन पूरा चैप्टर समाप्त होता है। ऑल राइट, तो इसी के साथ साथ आपका चैप्टर जो है वो समाप्त होता है। भैया कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स और एसटीडीज, मैंने कहा यार एनसीईआरटी का पार्ट कौन करेगा इसमें। ठीक है, बहुत ही आसान सा टॉपिक है, तुम्हें सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के बारे में पता चलेगा और कुछ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स के बारे में पता चलेगा। ठीक है यार, वो जब तुम खुद से पढ़ोगे तो तुम्हें कंप्लीट आइडिया लग जाएगा। वो मुश्किल से 5 मिनट का टॉपिक है, सिर्फ 5 मिनट का। ठीक है, अगेन आसान है, इसलिए मैं एनसीईआरटी के लिए छोड़ रहा हूँ, क्योंकि अगेन तुम एनसीईआरटी फिर खोलोगे नहीं। ये तुमको नोट्स मिल चुके हैं, बने बनाया, तो तुम ये नोट्स देखोगे और उसके बाद में फिर एनसीईआरटी खोलोगे नहीं, इसलिए एनसीईआरटी खोलोगे वो पढ़ रहे होंगे। ये सारे के सारे जो तुमको नोट्स है पीडीएफ नीचे मिल रही होगी, ठीक है, तो तुम जाकर इसे डाउनलोड कर सकते हो। अच्छा, लेकिन आपकी एनसीईआरटी पढ़ना इज अ मस्ट। जितना मैंने पढ़ाया है वो तो एनसीईआरटी से हम पढ़ेंगे ही, लेकिन जो पोर्शन मैंने तुमको बोला है कि तुम्हें कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स और जो एसटीडीज हैं उसके बारे में पढ़ना है वो तुम एनसीईआरटी से पढ़ रहे होंगे पूरा मन लगा के, क्योंकि उसमें समझाने लायक कुछ भी नहीं है। वही बारी है, ग्रेट। इसी के साथ जो चैप्टर है वो पूरा समाप्त होता है। ठीक है, एंड अगेन इसकी जो स्लाइड्स हैं वो आपको नीचे मिल जाएगी, सो यू कैन येस गो एंड डाउनलोड दी स्लाइड्स। लेकिन अगेन मैं बार बार वही रिपीट कर रहा हूँ कि एनसीईआरटी पढ़ना है। ये हमारा एक प्री बोर्ड्स का सेशन हो रहा है जहाँ पर हम विक्ट्री सीरीज़ के अंदर कम समय में पूरा चैप्टर जो है वो कवर कर रहे हैं। आप कह सकते हो कि एक रिविजन सीरीज़ है। ठीक है, ग्रेट। अब जब आपकी बोर्ड्स की सीरीज़ आएगी तो वो इससे भी 10 टाइम्स बेटर होगी, क्योंकि वो बोर्ड्स की सीरीज़ होगी। ठीक है, और साथ ही साथ में जो कंटेंट होगा वो अगेन नेक्स्ट लेवल होने वाला है। ठीक है, बस यार, जय हिंद, वंदे मातरम, एंजॉय करो। वील मीट द नेक्स्ट वन, टिल देन गुड बाय।